हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर हमने एक एक्ट पूरा कर लिया है जिसका नाम था घरेलू हिंसा। आज हम एक दूसरा एक्ट जिसका नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 ये लेके हाजिर हुए हैं। महिलाओं की यदि हम बात करें तो यदि एक अनपढ़ महिला है, पढ़ी लिखी महिला नहीं है, तो उसके साथ अनेकों समस्याएं होती है, अनेक तरह की अपराध उसके ऊपर होते रहते हैं। लेकिन उस अपराधों को दूर करने के लिए महिला को शिक्षित किया जाता है। महिला यदि पढ़ जाती है, कहा जाता है पढ़ी लिखी महिला 2 घरों को संवारती है, 2 पीढ़ियों को संवारती है, लेकिन 2 पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों को संवार देती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब महिला पढ़ लिख जाती है, महिला इस लायक हो जाती है कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाए, तब वो काम करने के लिए जब ऑफिस के अंदर जाती है, काम करने के लिए कंपनी के अंदर जाती है, तब उसके सामने एक नई तरह की समस्या हमारे सामने पैदा हो जाती है और वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। कुछ इस तरह के सामाजिक भेड़िए होते हैं, भेड़िए ही कहेंगे, वे दरिंदे ही कहेंगे उन लोगों को जो कहीं पर भी महिलाओं को बुरी नजर से देखने से बाज नहीं आते हैं। वो लोग उनको वहां भी तंग करते हैं। महिला वहां जाके सोचती है कि शायद काम करने वाली महिला ये सोचती है कि मैं मेरे पैरों पे खड़ी हो गई हूं, अब मुझे दुनिया के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे, मुझे मेरी महिला होने की वजह से जो मुझ पर अपराध होते थे शायद वो अपराध होने बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और ऐसे अपराध कंटिन्यू उसके साथ वहां भी रहते हैं जहां पर वो काम कर रही है। आज के टाइम में यदि हम देखें तो एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 65% जो हमारे पास महिला है, जो कामकार महिला है, उनके साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किसी न किसी तरह से होता रहता है। तो जब इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ने लग जाती है तब हमें इनके बारे में एक कानून लाने की जरूरत पड़ती है। और कानून कब लेके आए थे भी हम 2013 के अंदर। इस कानून को लाने की यदि हम आधार की बात करें तो पीछे हमें इतिहास की घटना को जानना पड़ेगा। राजस्थान की ही बात है। राजस्थान के अंदर एक महिला थी जिसका नाम था भंवरी देवी। भंवरी देवी आंगनबाड़ी जो होता है उसमें एक साथिन नाम का पद होता है, आपने सुना भी होगा। भंवरी देवी साथिन थी और उस टाइम साथिन का जो कर्तव्य हुआ करता था, ड्यूटी हुआ करती थी, उसकी ड्यूटी थी कि गांव के अंदर यदि कहीं पर बाल विवाह हो रहे हैं तो उस बाल विवाह को रुकवाने के अंदर प्रशासन की सहायता करना ये साथिन की ड्यूटी हुआ करती थी। भंवरी देवी के गांव के अंदर एक सम्मानित पद, शायद सरपंच थे या उनके बहुत ही मतलब कि रेपुटेड फैमिली थी, उनके अंदर मात्र 9 महीने के बच्चे का बाल विवाह करवाया जा रहा था। उस बाल विवाह को रुकवाने का भंवरी देवी ने प्रयास किया था। मैं प्रयास यहां पर इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि जिस दिन उस बालिका का विवाह होना था उस दिन तो भंवरी देवी ने प्रशासन को शिकायत की। कलेक्टर महोदय वहां पहुंचे, उनके समझाने के बाद उस दिन वह विवाह रुक गया, लेकिन अगले ही दिन वह विवाह कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि एक बाल विवाह को रुकवाने का प्रयास किया गया, उसको रोक नहीं पाई थी। लेकिन जो वो फैमिली थी, जो परिवार थी, उस परिवार के सदस्यों ने इस भंवरी देवी के साथ कहते हैं ना तीख बांध ली, ठीक है ना, उस पर नजर रख ली। और उस परिवार के 5 सदस्यों ने एक दिन जब भंवरी देवी अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी, 5 सदस्य जाते हैं, उनमें से 2 सदस्य उसके पति को बांध देते हैं और 3 सदस्य बारी बारी से उस महिला के साथ गैंगरेप करते हैं उसके पति के सामने। वो महिला कितना जघन्य अपराध होगा आप समझ सकते हो। वो महिला न्याय की गुहार लेकर कोर्ट में जाती है, दरवाजे खटखटाती है। पहले उसका मेडिकल मुआवना नहीं होता, उसको दर दर धक्के खाने पड़ते हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। किसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट बनाती है, फिर वो कोर्ट में जाती है, वहां पर उसको न्याय में नहीं मिलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं, किसी भी तरह का उनको सजा नहीं मिलती है। तब एक दिल्ली का संगठन था, विशाखा नाम का एनजीओ था जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में काम करता था। उस विशाखा नाम का संगठन उस महिला के पास जाता है, भंवरी देवी नाम की महिला के पास, और उससे उसका डाटा लेता है और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करता है जिसका नाम रखा गया था विशाखा वर्सेज राजस्थान सरकार। 1997 का यह मामला है मेरे पास। तो इस मामले के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। पहली बार गाइडलाइन जारी की गई है। यदि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो प्रथम बार यदि किसी ने यदि कोशिश की है तो वो कोशिश की थी राजस्थान हाई कोर्ट ने। यदि प्रथम बार कोशिश की बात करता हूं तो किसने की थी भाई? राजस्थान हाई कोर्ट ने कोशिश की थी। किस मामले के अंदर? विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार। यह मामला था 1997 का मामला था। और 1997 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहली बार भारत के इतिहास के अंदर कहा था
कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से कैसे बचाया जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में नियम बताए थे, दिशा निर्देश दिए थे। और जो दिशा निर्देश थे वो हमारे पास जाने जाते हैं। आज भी यदि आप नेट पर सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगी विशाखा गाइडलाइन या विशाखा दिशा निर्देश। सीधा क्वेश्चन आपके यहां से आ सकता है, विशाखा दिशा निर्देश किस बारे में थे। तो विशाखा दिशा निर्देश जो थे वो किसके बारे में थे भाई, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के बारे में थे हमारे पास विशाखा दिशा निर्देश। किसने दिए थे, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए थे। और कब दिए थे भाई, 1997 के अंदर अपना निर्णय सुनाते हुए दिए थे। पहली बात तो ये जो निर्णय है, काफी टाइम तक राजस्थान सरकार का ये जो निर्णय था यही हमारे पास कानून के रूप में काम करता रहा था। इसमें प्रॉपर जानकारी दी गई थी कि हमने किस तरह से महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाना है। इन्हीं निर्णय को आधार बनाकर 2013 के अंदर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया था और पूरे भारत में लागू कर दिया था। किस नाम से कानून बनाया था भाई, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। 3 शब्द लिखे गए हैं, निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष। 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है भाई, विशाखा गाइडलाइन या विशाखा दिशा निर्देश किस अपराध से संबंधित हैं। तो किस अपराध से संबंधित है भाई, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम। कब का है भाई, सन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2013। अब हम जब भी कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं उसके उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य वही है भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नाम होता है वही उद्देश्य होता है, लेकिन उद्देश्य के अंदर हम पॉइंट लगा के लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छी भाषा में लिख देते हैं तो हमारे सामने क्या बन जाता है भाई, उद्देश्य बन जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य, सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, यही होगा कार्य स्तर पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षित करना। तो पहला उद्देश्य क्या है भाई, मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाना। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, यह हमारा पहला उद्देश्य है इस एक्ट को बनाने का। दूसरा उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे पास इस तरह के मामले आएंगे, इसको परिवाद बोला जाता है, शिकायत बोला जाता है हमारे कानून की भाषा के अंदर। तो इस तरह के जो भी परिवाद आएंगे उनका निपटारा करना। दूसरा हमारे पास उद्देश्य क्या है भाई, लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों का, परिवाद आम भाषा के अंदर मैं ये बोलूं शिकायत बोल सकता हूं, ठीक है ना, एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, का निपटारा करना। और तीसरी यदि बात मैं बोलूं तो तीसरा हमारे पास क्या होगा भाई, 1 तथा 2 के बारे में नियम बनाना। हमेशा हम देखेंगे ना, तीसरा उद्देश्य यही होता है, जो कुछ भी हमने उद्देश्य ऊपर बताए हैं उनके बारे में नियम बनाने का भी काम हमारा इसका उद्देश्य रहता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, उपरोक्त बिंदुओं के बारे में नियम बनाना, उपरोक्त बिंदुओं के बारे में नियम बनाना। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे ऐसा लगता है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का होगा कि आपके नाम से ही आने वाला है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक क्वेश्चन आपके उद्देश्य में से आने वाला है, और तीसरा क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपके ऐसा है जो आने वाला है आपके इसकी लागू होने की तारीख से, कि एक्ट जो है कौन सा एक्ट है, किसी एक एक्ट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ये लागू कब हुआ था। यदि इस एक्ट की हम बात करते हैं तो इस एक्ट के अंदर कुल धाराएं, यदि आप याद रखना चाहते हो तो कुल धाराएं इस एक्ट के अंदर 30 हैं। छोटा सा एक्ट है भाई, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। कुल धाराएं हमारे पास 30 हैं और ये 30 की 30 धाराएं हमें याद नहीं रखनी है। मैंने जैसे घरेलू हिंसा के अंदर भी आपने देखा था, काफी ऐसी धाराएं थी जो हमने छोड़ दी थी, जो हमें याद नहीं करनी थी। इसके अंदर भी हम काफी धाराएं, लगभग आधी धाराएं ऐसी होंगी जो हम छोड़ देंगे, हमें याद नहीं करनी है। तो हम धाराओं के ऊपर आ जाते हैं, सीधा ही टाइम खराब नहीं करते हैं, हम आते हैं धारा नंबर 1 पर। धारा नंबर 1 आपको पता है, हर एक्ट के अंदर धारा नंबर 1 हमारे पास जितने हम 11 एक्ट पढ़ेंगे यही होगी। पहला क्या है, धारा का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और ये लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, प्रभावी कब से आया, प्रवर्तित कब हुआ, कुछ भी लिखा जा सकता है, एनफोर्समेंट इसका कब हुआ,
संक्षिप्त नाम इसका क्या है, विस्तार क्या है और लागू कब हुआ, हमेशा यही रहने वाला है धारा नंबर 1 के अंदर। तो संक्षिप्त नाम क्या है भाई, यही नाम है जो ऊपर लिखा हुआ है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2012। विस्तार, जैसे मैंने पिछले एक में आपको बताया था कि जब तक हमारे पास धारा 370 के सारे प्रोविजन लागू थे तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे एक्ट लागू नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही धारा 370 के कुछ प्रोविजंस को निष्क्रिय किया गया है उसके बाद से हमारे पास हर एक्ट पूरे इंडिया के अंदर लागू हो गया है। तो इस एक्ट की भी यदि हम बात करूं तो इसका विस्तार कहां पर होगा भाई, संपूर्ण भारत पर। तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनता भाई, क्या क्वेश्चन बनाएगा, ये पता है भी सर जितने भी एक्ट आपके दिए गए हैं सारे किस पे लागू हो रहे हैं भी, संपूर्ण भारत के ऊपर लागू हो रहे हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि इसके लागू होने की दिनांक क्या थी। तो लागू होने की तारीख की यदि हम बात करें तो ये लागू हुआ था पूरे भारत के अंदर 9 दिसंबर 2003 को। इंपॉर्टेंट डेट है भाई। आपसे जितने 11 एक्ट है 11 में से किसी न किसी एक एक्ट के लागू होने की तारीख आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाएगी। और आपके एग्जाम आपको जैसे पता है पिछली बार आपके 6 एग्जाम हुए थे, 6 पारियों के अंदर एग्जाम हुए थे। तो पिछली बार भी 6 अलग अलग एक्ट की आपसे तारीख पूछी गई थी। तो इस बार भी आपसे अगर 6 पारियों के अंदर एग्जाम होंगे, 8 पारियों में होंगे, जितनी पारियों में एग्जाम होते हैं तो हर पेपर के अंदर एक एक्ट की आपको लागू होने की तारीख जरूर पूछी जाएगी। तो जितने भी 11 एक्ट मैं बताऊंगा हर एक्ट की आपने लागू होने की तारीख जरूर याद करनी है। तो ये एक्ट हमारे पास लागू कब हुआ था भाई, बिना देखे बोलो जल्दी से, कब हुआ था, बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, भूल गए, नहीं भूलना नहीं है भाई, भूलने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा ताकि पेपर क्लियर कर सको, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम दे दो उसके बाद भूल जाना, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं देते तब तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। जल्दी बताओ नोट्स में देख के कब लागू हुआ था भाई, 9 दिसंबर 2013। यदि बोल रहे हो तो ठीक है, और यदि आप ये नहीं बोल पा रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है भाई आपके साथ, आप अपना इलाज करवाइए या सीरियसली होकर पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर काफी टाइम नहीं बचा हुआ है। धारा 2 आपको पता है, जितने भी एक्ट हम पढ़ने वाले हैं हर एक्ट के अंदर धारा 2 कहती है परिभाषा। परिभाषा किस चीज की, वे शब्द जिनका हम इस कानून के अंदर बार बार यूज करने वाले हैं उन शब्दों की परिभाषाएं क्या होगी। जैसे पिछले एक्ट में मैंने बताया था सारी की सारी परिभाषाएं हमारे लिए काम की नहीं होती हैं, कुछ एक परिभाषाएं हमारे लिए काम की होंगी। और कौन सी काम की होंगी, जो हम एक्ट कर रहे होंगे ना तब हमारे बीच में आती रहेंगी और हमारे काम की होती रहेगी। तो अभी मैं परिभाषाओं को नहीं लेता हूं, अभी हम समझते हैं कि ये अधिनियम क्या है, इस अधिनियम का स्ट्रक्चर समझते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे जो शब्द बीच में आते जाएंगे हम उनका यूज करते जाएंगे, उनकी परिभाषाएं हम जानते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है भाई, महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, एक महिला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, महिला होनी चाहिए। और महिला के साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होना चाहिए। महिला के साथ क्या होना चाहिए, लैंगिक उत्पीड़न होना चाहिए। और लैंगिक उत्पीड़न कहां होना चाहिए, कार्यस्थल पर। पहली बात एक महिला होनी चाहिए, महिला के साथ क्या होना चाहिए, लैंगिक उत्पीड़न होना चाहिए। कहां होना चाहिए, कार्यस्थल पर होना चाहिए। और कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न कौन कर सकता है, कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न 2 व्यक्ति कर सकते हैं। या तो जिस व्यक्ति ने उसे नौकरी पर रखा है वो व्यक्ति कर सकता है, या महिला के साथ काम करने वाले उसके सहकर्मी हैं वो कर सकते हैं। तो नौकरी पे जो रखता है आपको उसको हम बोलते हैं हमारे कानून की भाषा में नियोजक। क्या बोलते हैं भाई, एम्प्लॉय या नियोजक, या इसे नियोक्ता भी बोला जा सकता है, जो आपको नियुक्त करता है, नियोक्ता। और दूसरा मैंने क्या कहा भाई, सहकर्मी। तो हमारे पास अभी तक पिक्चर के अंदर 3 लोग आ चुके हैं। पहला एक महिला है, उसके साथ क्या हुआ है, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। कहां पर हुआ है, कार्यस्थल पे हुआ है, जहां पर वो महिला काम करती है वहां पर हुआ है। और किसने किया है भाई, या तो उस व्यक्ति ने किया है जो व्यक्ति उसको नौकरी देता है, जिसको मैंने कहा नियोजक ने किया है, या उस व्यक्ति ने किया है जो उस महिला के साथ काम करता है, सहकर्मी उसको बोल सकते हैं, कर्मकार उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये महिला कौन हो सकती है, इसको कानून की भाषा में क्या नाम दिया गया है, लैंगिक उत्पीड़न क्या होगा,
इसको भी हम देखेंगे कहां डिफाइन किया गया है, क्या हो सकता है, और हम इसको भी देखेंगे नियोजक कौन हो सकता है, सहकर्मी कौन हो सकता है, या इनको जो लैंगिक उत्पीड़न करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। ठीक है ना, हम पूरी बात देखेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखना, मैंने कहा है कार्यस्थल के ऊपर लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, ये तो आप समझ गए। किसने किया है भाई, या तो नियोजक ने किया है या सहकर्मी ने किया है। यदि इन दोनों में से किसी ने किया है तभी वो कहलाया जाएगा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। यदि इन दो के अलावा किसी और ने किया है ना तो वो कार्यस्थल पर नहीं कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी बात सुनो, मान लो एक महिला है जो किसी दुकान पे काम करती है, सपोज करो बहुत बड़ा शोरूम है, उस शोरूम के अंदर महिला काम करती है और शोरूम के अंदर डेली कस्टमर आते हैं भी, हजारों कस्टमर आते होंगे। कोई एक कस्टमर जो कुछ खरीदने आता है या कोई तीसरा आदमी जो न तो महिला के साथ काम करता है और न ही उस दुकान का मालिक है, आप ये मान सकते हो, कोई तीसरा आदमी आता है और महिला के साथ छेड़छाड़ करके चला जाता है, तो उसको हम ये नहीं मानेंगे भाई, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कवर नहीं होगा। वो हमारे पास आईपीसी की धारा 354 है, उसके तहत कवर होगा, हम आईपीसी करेंगे, ठीक है ना। आईपीसी की धारा 354 के तहत कवर होगा वो लैंगिक उत्पीड़न जो महिला के साथ होने वाला है। तो कार्यस्थल पर उत्पीड़न केवल हम इन दोनों ने यदि किया है ना तभी मानेंगे। तो आप नोट लगा के लिख सकते हो कि यहां पर अगर कार्यस्थल पर उत्पीड़न या तो नियोजक ने किया है या किसने किया है भाई, सहकर्मी ने किया है, तभी हम ये मानेंगे। यदि किसी कस्टमर ने कर दिया या किसी तीसरे व्यक्ति ने यदि महिला के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कर दी है तो उसको हम इस एक्ट के तहत कवर नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं भी महिला कौन होगी और इस महिला को हमारे कानून की भाषा में क्या कहा जाएगा। आप अच्छे से जानते हो, पिछले एक्ट के अंदर भी हमने देखा था महिला को क्या कहा गया था भाई, व्यथित व्यक्ति। क्या कहा गया था, व्यथित व्यक्ति। जानते हो ना कौन होगा, हम देख लेंगे, कहां डिफाइन किया गया हम देख लेंगे। ये जो है इनको हमारे कानून की भाषा में एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई, इसको भी आप भली भांति जानते हो, अभी शब्द से आप परिचित हो चुके हो। क्या नाम दिया जाता है, प्रत्यर्थी। इसको नाम दिया जाता है व्यथित। महिला जो है उसको बोला जाता है व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति, और जो अपराध करने वाला है उसको क्या बोला जाता है भाई, प्रत्यर्थी। इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हो। अब हम देखेंगे व्यथित व्यक्ति की परिभाषा कहां दी गई है और प्रत्यर्थी की परिभाषा हमारे इस एक्ट में कहां दी गई है। पिछले एक्ट को भूल जाना आप, ठीक है ना। जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तब केवल इसी एक्ट को याद रखना, क्योंकि पिछले एक्ट में हो सकता है किसी और धारा के अंदर और सेक्शन के अंदर ये परिभाषा दी गई हो, इस एक्ट में किसी और सेक्शन के अंदर ये परिभाषा दी जा सकती है। इसलिए पिछले एक्ट को एक बार आप याद है, आपको अच्छी बात है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना पिछले एक्ट में और इसके अंदर। तो यदि मैं बात करूं व्यथित महिला की परिभाषा कहां दी गई है, तो इस एक्ट में भी परिभाषा दी गई है 2A के अंदर या 2Q के अंदर। कहां पर भाई, 2A में या 2Q के अंदर। क्या लिखा गया है व्यथित महिला के बारे में कि व्यथित महिला कौन हो सकती है। नंबर 1, व्यथित महिला कौन हो सकती है। व्यथित महिला दो तरह की महिलाएं व्यथित महिलाएं हो सकती हैं हमारे पास। एक वो महिला भी हो सकती है जो किसी कंपनी के अंदर काम करती है, किसी संस्था के अंदर काम करती है, किसी बिजनेस के अंदर काम करती है, उस महिला को हम हमारे इस एक्ट के तहत व्यथित महिला मानेंगे। दूसरा, वो महिला भी हो सकती है जो किसी घर के अंदर काम करती है। मान लो किसी घर के अंदर घरेलू हमने नौकरानी रख रखी है, जिसको हम बाई बोलते हैं हम भाषा के अंदर, मेट रख रखी है, तो वो भी तो कार्यस्थल, वो भी तो महिला है ना, काम करनी तो आती है। लेकिन वो महिला किसी कंपनी के अंदर नहीं जा रही, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं जा रही, संस्था के अंदर नहीं जा रही, बल्कि कहाँ आ रही है भी, किसी के घर में काम करने के लिए आ रही है। लेकिन आ तो काम करने के लिए रही है ना। तो दोनों तरह की महिलाएं, चाहे कोई महिला किसी कंपनी के अंदर जा रही है काम करने के लिए, चाहे कोई महिला किसी घर के अंदर जा रही है काम करने के लिए, दोनों तरह की महिलाओं को हम क्या मानेंगे, हमारी इस एक्ट के तहत भाई व्यथित महिलाएं मानेंगे। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई। दूसरा, व्यथित महिला कौन हो सकती है, 3 पॉइंट लिखा रहा हूं, आपको याद रखने हैं। पहली बात, व्यथित महिला होनी चाहिए हमारे पास यदि नियोजक की हम बात करते हैं। नियोजक मतलब कि जहां पर वो जॉब करती है, यदि कोई महिला जॉब कर रही है, घर में काम करती है, उसे हम कहते हैं घरेलू कामकार, ठीक है ना। जो घर में काम करते हैं उसे हम डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं या घरेलू कामगार कहते हैं। और जो किसी कंपनी में काम करते हैं, व्यवसाय में काम करते हैं या सरकार के अधीन काम करते हैं, उनको हम नियोजक बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो हमारे पास क्या है भाई, यदि कोई महिला नियोजक है, यदि हम महिला क्या है भाई, नियोजक है, तो क्या हो सकता है भाई, किसी भी उम्र की महिला। पहली बात क्या है भाई, महिला क्या हो सकती है, किसी भी उम्र की हो सकती है,
कई बार हमारे मन में आ जाता है ना, महिला तो शादी के बाद होती है, शादी से पहले लड़की होती है। ऐसा कुछ नहीं, कानून की भाषा के अंदर जन्म लिया है लड़की ने तो वो भी महिला है, और 100 साल की औरत है तो वो भी हमारे पास क्या है भाई, महिला है। तो पहला हमारे पास है किसी भी उम्र की क्या हो भाई, महिला हो। दूसरा, वो महिला चाहे वो महिला स्थायी हो या वो महिला अस्थायी हो। वे काम कर रही है ना, आपने देखा होगा कंपनियों के अंदर कई ऐसे होते हैं जो परमानेंट उनके वो होते हैं, कर्मचारी होते हैं। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं कंपनियों के अंदर, जब काम ज्यादा होता है तब उनको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बुला लिया जाता है। जैसे दिवाली के अंदर आप देखते हो, दिवाली के अंदर, दिवाली के टाइम में जो कंपनियां होती है, जो दुकानदार होते हैं, मिठाई की दुकानें जो होती है, उनके ऊपर जो काम करने वाले व्यक्ति बढ़ जाते हैं, उनकी सेल ज्यादा होती है, कुछ ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होती है, वो उनको बढ़ा देते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, साल के, महीने के लिए या 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उनको बुलाया जाए, हो सकता है ना। या मान लो सफाई कर्मचारी है, 1 दिन के लिए उनको बुला लिया जाता है, तो परमानेंट नहीं है, वो क्या है भाई, अस्थायी है। पहली बात तो क्या है भाई, किसी भी उम्र की महिला हो सकती है। दूसरी बात क्या है, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम हमारी कानून की भाषा में बोलेंगे, स्थायी को बोलेंगे कि नियोजित हो, चाहे वो महिला नियोजित हो, चाहे अस्थायी का मतलब होगा चाहे वो महिला नियोजित नहीं हो, चाहे वो महिला नियोजित हो चाहे नियोजित नहीं हो। पहली बात, किसी भी उम्र की महिला हो। दूसरा, चाहे वो महिला नियोजित हो चाहे वो महिला नियोजित नहीं हो। और तीसरी बात, वो महिला क्या है भाई, लैंगिक उत्पीड़न की शिकार हुई हो। वो महिला कहां पर, कार्यस्थल पर, वो महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकार हुई हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे इस एक्ट के अंदर उसे बोलेंगे व्यथित महिला बोलेंगे। दूसरी तरफ यदि नियोजित महिला नहीं है, घरेलू कर्मकार महिला है, उसके लिए भी सेम बातें हैं। वह किसी भी उम्र की हो, चाहे वह स्थायी हो चाहे वह अस्थायी हो, और उसके साथ क्या है भाई, इस तरह की यदि काम हुआ है, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो वो महिला हमारे लिए क्या कहलाएगी भाई, व्यथित महिला कहलाएगी। परिभाषा कहाँ दी गई है, 2A के अंदर, आप समझ गए होंगे व्यथित महिला कौन होगी। उसके अपोजिट यदि मैं आता हूं, प्रत्यर्थी कौन होगा। प्रत्यर्थी कौन होगा, तो प्रत्यर्थी आपको पता है, प्रत्यर्थी वो आदमी होगा जिसके खिलाफ इस महिला ने शिकायत की है। प्रत्यर्थी कौन होगा भाई, वो व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ इस महिला ने शिकायत की है। कहां पर डिफाइन किया गया भाई, इसको डिफाइन किया गया है 2M के अंदर, या डै डमरू वाला डै, 2M के अंदर या डै डमरू वाले डै के अंदर प्रत्यर्थी को परिभाषित किया गया है। और यहां पे परिभाषा क्या लिखी गई है, यहां पर लिखी गई है परिभाषा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ इस महिला ने शिकायत की है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ व्यथित महिला ने शिकायत की है। तो यदि किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसको क्या करनी पड़ती है भाई, शिकायत करनी पड़ती है। हम देखेंगे कहां पे होती है कहां नहीं होती, शिकायत करनी पड़ती है। ये कहां पर लिखा हुआ है, हमारे इस अधिनियम की सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है। कहां लिखा है भाई, सेक्शन नंबर 9 ये कहता है कि यदि किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है कार्यस्थल के ऊपर, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी, सेक्शन 9 के अंदर। तो यहां क्या लिखा हुआ है, प्रत्यर्थी कौन होगा, प्रत्यर्थी वो व्यक्ति होगा जो कार्यस्थल पर, प्रत्यर्थी वो व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ व्यथित महिला ने सेक्शन 9 के तहत, किसके तहत भाई, सेक्शन 9 के तहत क्या की है, शिकायत की है। तो आप लिख लो, प्रत्यर्थी कौन होगा, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ व्यथित महिला ने, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ व्यथित महिला ने सेक्शन 9 या धारा 9 के तहत शिकायत की हो। ठीक है भाई, अब तक हमने 2 परिभाषाएं देख ली। पहली परिभाषा हमने देख ली व्यथित व्यक्ति कौन होगा, दूसरी परिभाषा हमने देख ली भाई प्रत्यर्थी कौन होगा। ठीक है ना। तीसरी परिभाषा हम देखते हैं नियोजक कौन होगा, नियोक्ता कौन होगा। नियोक्ता जो है इसकी परिभाषा दी गई है
2G के अंदर, जी है भाई ये 2G के अंदर हमारी परिभाषा दी गई है नियोक्ता की। मैं यहां लिख रहा हूं किसकी परिभाषा भाई, नियोजक कौन होगा, इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है हमारे पास 2G के अंदर। क्या लिखा गया है, नियोजक कौन होगा। आम भाषा के अंदर समझाने के लिए मैंने आपको कहा था नियोजक होगा उस कंपनी का मालिक, यही मैंने कहा था, ठीक है ना। कंपनी हमारे पास कैसी भी हो सकती है, संस्थान हमारे पास कैसा भी हो सकता है। तो इसके अंदर बताया गया है नियोजक हमारे पास किस किस को हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले नियोजक हम कह सकते हैं यदि कोई कंपनी के अंदर महिला काम कर रही है तो उसके अंदर जो भी एचओडी आप जानते हो ना, एचओडी होता है विभागाध्यक्ष, यदि जिस संस्था के अंदर महिला काम कर रही है उस संस्था के अंदर कोई विभागाध्यक्ष है तो वो विभागाध्यक्ष उसका क्या कहलाएगा भाई, नियोजक कहलाएगा। यदि विभागाध्यक्ष नहीं है, यदि विभागाध्यक्ष नहीं है, एचओडी नहीं है, तो वह व्यक्ति नियोजक कहलाएगा जो वहां पर प्रबंधन का काम करता है। प्रबंधन का काम करने वाला कौन होता है भाई, प्रबंधक। उस संस्था का जो प्रबंधक है, आम इंग्लिश में हम बोलते हैं मैनेजर, उस संस्था का जो मैनेजर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, नियोजक कहलाएगा। यदि मैनेजर भी नहीं है या तो एचओडी कहलाया जाएगा, एचओडी नहीं है तो कौन भाई, प्रबंधक। यदि प्रबंधक भी नहीं है तो नंबर 3 पे हमारे पास आएगा वह व्यक्ति जो महिला के साथ जो भी संविदा हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको इतने रुपए देंगे, आपने इतने घंटे काम करना है, कोई व्यक्ति जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पालना करवाता है, मतलब जो कैशियर है, जो उसको रुपए पैसे देता है, वो व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा, नियोजक कहलाया जाएगा। हम आम भाषा में बोलते हैं ऐसा व्यक्ति, संविदा को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अभी, ठीक है ना, जो संविदा का पालन करता है या पालन करवाता है, ठीक है ना। और आम भाषा के अंदर आप ऐसे लिख लो कैशियर, क्योंकि संविदा तो इस बात की है ना, आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको पैसे देंगे, तो पैसे पालन कौन करवा रहा है, जो पैसे दे रहा है, ठीक है ना। वो व्यक्ति भी क्या कहलाया जा सकता है भाई, नियोजक कहलाया जा सकता है। तो ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, नियोजक होते हैं। या तो ये नहीं है तो ये, और ये नहीं है तो हमारे पास क्या है भाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविदा का क्या करता है भाई, पालन करवाता है, वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, नियोजक कहलाया जाएगा। लेकिन यदि ये तो बात है कि यदि महिला कंपनी में काम करती है तब, यदि महिला घरेलू महिला है, यदि महिला क्या है भाई, घरेलू महिला है, तब उसका नियोजक कौन होगा। तो घरेलू महिला का नियोजक वो होगा नंबर 1, या तो वो व्यक्ति होगा जिसने महिला को काम पर रखा हो, जिसने महिला को काम पर रखा हो भाई, जिसने महिला के साथ बात की थी कि आपने मेरे घर में काम करना है। या ऐसा व्यक्ति होगा जो महिला को पैसे देता हो, भाई उसको तनख्वाह दे रहा है ना, जो महिला को तनख्वाह देता हो या पैसे देता हो या मेहनताना देता हो। या ऐसा व्यक्ति होगा जो महिला के द्वारा किए गए काम का फायदा उठाता हो, महिला की सेवाओं का लाभार्थी हो। जैसे कि महिला वहां जाके कपड़े धोती है, तो जिसके कपड़े धोए हैं वही लाभार्थी होगा। कपड़े अगर मेरे धोए हैं तो मैं लाभार्थी होऊंगा, मेरे भाई के धोए हैं तो मेरा भाई लाभार्थी होगा, ठीक है ना। तो जिसके कपड़े धोए हैं वो सेवा का लाभार्थी है, तो वो क्या कहलाया जाएगा भाई, नियोजक। मान लो उसने क्या है भी घर के अंदर पोछा लगाया है, तो पोछा लगाने का लाभार्थी कौन है, घर की महिलाओं को पोछा लगाना पड़ता, उसके जगह पोछा उसने लगा दिया, तो लाभार्थी कौन है, वो महिलाएं हैं। तो घरेलू कामकाज के बारे में ये 3 हमारे पास कंडीशन दी गई हैं। इन तीनों लोगों को हम क्या कहेंगे, उसका नियोजक कहेंगे। जिसने महिला को काम पे रखा हो, या जो महिला को कार्यस्थल तनख्वाह देता हो, या जो महिला की सेवाओं का लाभ उठाता हो, ये हमारे पास क्या होगा भाई, नियोजक होगा। और परिभाषा कहाँ पे लिखी गई है, 2G के अंदर इसकी परिभाषा लिखी गई है। मैं इस परिभाषा को रफ कर रहा हूं। तो अभी तक हमने देख ली 3 परिभाषाएं। पहली हमने देखी व्यथित महिला कौन होगी, दूसरा हमने देखा प्रत्यार्थी कौन होगा, तीसरा हमने देख लिया भाई नियोजक कौन होगा। और अब हमारे पास एक परिभाषा और बचती है जो हमें बताती है घरेलू कर्मकार कौन होगा। घरेलू कर्मकार कौन होगा, इसकी परिभाषा लिखी गई है 2E के अंदर।
2E के अंदर या 2 जिसको हम अड़ा खाली बोल देते हैं भाई उसके अंदर घरेलू कर्मकार कौन होगा? घरेलू कर्मकार वो महिला जो घर के अंदर वेतन के लिए या पारिश्रमिक के लिए या किसी उसको मिलने वाली नगद वस्तु के लिए क्या करती है भी काम करती है। आम भाषा में बात कहूं, वो महिला जो वेतन के लिए घरों के अंदर काम करती है, चाहे वो स्थायी रूप से काम करती हो चाहे अस्थायी रूप से काम करती हो, चाहे पूर्णकालिक हो चाहे वो अपूर्णकालिक हो, ठीक है ना, चाहे अल्पकालिक हो चाहे पूर्णकालिक हो, किसी भी तरह की यदि महिला है तो हमारे पास क्या करेगी भी घरेलू कर्मकार कहेगी। नंबर 1 आप लिख सकते हो इसमें, जो या तो पारिश्रमिक आप जानते हो, आप लिख सकते हो वेतन के लिए काम करती है, या हो सकता है ना कि जगह पे वेतन नहीं दिया जाता, उसको वस्तु में दे दी जाती है, अभी हम तुझे दाने दे देंगे, हम तुझे कणक दे देंगे, हम तुझे तेरे बच्चों को कपड़े दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे, उसके लिए भी वो काम करती है। ऐसा हो सकता है या तो वो पारिश्रमिक के बदले काम करती है या वेतन के बदले काम करती है, वस्तुओं के बदले में काम करती है। दूसरा, वो महिला स्थायी भी हो सकती है, वो महिला अस्थायी भी हो सकती है, ठीक है ना, या तो स्थायी है, डेली आना है उसने, या 1 दिन के लिए आना है, 2 दिन के लिए, या वो महिला पूर्णकालिक भी हो सकती है। पूर्णकालिक का मतलब 24 घंटे के लिए वो काम कर रही हो वहां पर, या 12 घंटे की जो ड्यूटी है उसके लिए काम कर रही हो, या वो महिला अंशकालिक हो सकती है। अंशकालिक का मतलब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अगर उस घर में काम करने आती है तो वो महिला भी हमारे पास क्या होगी भाई, घरेलू कर्मकार होगा। लेकिन इसके अंदर जो मैं नोट लिखा रहा हूं, ये नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात जो है आम बात है, ये तो ये नहीं बताता तो भी आपको पता होता है घरेलू कर्मकार कौन होगा। नोट क्या है, यदि किसी व्यक्ति के रिश्तेदार यदि उसके घर में काम कर रहे हैं, कुटुंब के सदस्य, कोई नियोजक है उसके कुटुंब के सदस्य, उसके परिवार के सदस्य यदि उसके घर में काम कर रहे हैं तो वो घरेलू कर्मकार की स्थिति के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है ना। मान लो कि आपकी बेटी आपके घर में काम करती है, आपकी पत्नी घर में काम करती है, आपकी जो है मान लो कि भतीजी वगैरह है, या आप किसी अपने रिश्तेदार को ले, वो यदि आपके घर में काम करती है तो उसको घरेलू कर्मकार नहीं कहेंगे, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। यदि उनके साथ किसी तरह की हिंसा होती है तो हमारे पिछले एक्ट के अंदर जाएगा। घरेलू हिंसा हमने पढ़ा था, क्या था, घरेलू हिंसा, वो घरेलू हिंसा के अंदर जाएगी। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास बाहर से आगे हमारे पास काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट लिख लेना, क्या भाई, यदि नियोजक के परिवार के सदस्य, नियोजक कौन है आप समझ गए अब ना, नियोजक के परिवार को हम कानून की भाषा में कुटुंब बोलते हैं भाई, परिवार के सदस्य घरेलू कर्मकार की परिभाषा में नहीं आएंगे, घरेलू कर्मकार की परिभाषा में नहीं आएंगे। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है अच्छे एग्जाम के अंदर, आरजीएस जैसे एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है कि मान लो एक महिला है जो नियोजक, उसके घर के अंदर भाई उसकी रिश्तेदारी की कोई महिला आई हुई है जो उसके घर के अंदर काम कर रही है, क्या वो हमारे पास इस एक्ट के तहत फॉलो होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? यदि उसके साथ यदि हिंसा होती है तो हमारे पास घरेलू हिंसा का मामला है, वो हमारे पास कार्यस्थल पर नियोजन का मामला, कार्यस्थल पर हिंसा का मामला नहीं है। तो अब तक हमने परिभाषाएं देख ली हैं, जो परिभाषाएं हमारे इस एक्ट के अंदर काम आने वाली हैं। अब हमारे पास जो समझने वाली चीज बच गई है वो ये बच गई कि लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है, किसके साथ होता है हमने ये देख लिया, कौन करता है हमने ये भी देख लिया। बच क्या गया कि ये लैंगिक उत्पीड़न नाम की चिड़िया होती क्या है और इसको कहां पर डिफाइन किया गया है। तो लैंगिक उत्पीड़न जो है इसको डिफाइन किया गया है हमारे पास धारा 2N के अंदर। कहां पर भाई, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं। लैंगिक उत्पीड़न कहां डिफाइन किया गया है? धारा 2N, या हिंदी में बोलूं तो 2 दैदवात, तथा साथ ही साथ इसको डिफाइन किया गया है आगे धारा 3 के अंदर। ठीक है ना, 2 अलग अलग जगह पे इसको डिफाइन किया गया है और अलग अलग बातें लिखी गई है दोनों जगह पे। हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे लैंगिक उत्पीड़न वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धारा 2N के अंदर क्या लिखा गया है। धारा 2N के अंदर लिखा गया है, ऐसा कोई भी अवांछनीय कार्य है। अवांछनीय क्या होता है? एक काम होता है जिसकी वांछा की जाती है, जो हमने चाह की जो काम की है वो काम,
दूसरा होता है जो हमारे साथ हमारी जबरदस्ती से हुआ है, उसको हम बोलते हैं अवांछनीय कार्य, जिसकी हमने वांछा नहीं की थी। तो ऐसा कोई भी काम जो क्या हो भाई, अवांछनीय हो, ऐसा कोई भी अवांछनीय कार्य, अवांछनीय, ऐसा कोई भी अवांछनीय कार्य जो क्या करता हो भाई, 3-4 बातें मैं लिख रहा हूं, यदि ये सब करता है तो उसको हम कहेंगे कि महिला के साथ क्या हो रहा है भाई, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है। पहली बात यह है कि अवांछनीय कार्य होना चाहिए। यदि महिला कार्यस्थल के ऊपर अपनी इच्छा के साथ, जो मैं यहाँ काम लिखूंगा वैसे काम करती हैं, तो भी उसको हम लैंगिक उत्पीड़न नहीं कहेंगे। तो पहला काम क्या है भाई, जो काम महिला के साथ हो रहा है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। अवांछनीय के आप नीचे लिख सकते हो, इच्छा के विरुद्ध, अवांछनीय के साथ आप क्या लिख सकते हो भाई, इच्छा के विरुद्ध। तो पहली जरूरत तो ये है कि काम इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। यदि उसकी इच्छा से उसने अपना काम किया है, वैसा काम किया है जो हम लिखना चाहते हैं, तो वो उसका उत्पीड़न नहीं कहलाया जाएगा भी। पहली बात तो वो क्या हो, वो उसकी मर्जी है, लेकिन उत्पीड़न तो नहीं होगा। तो सबसे पहले है हम, ऐसा कोई भी अवांछनीय कार्य जो क्या करता हो भाई, जो उस महिला के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता हो, शारीरिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश, या तो कोशिश करता हो या शारीरिक संपर्क स्थापित करता हो। जैसे होता है ना, कई बार हम देखते हैं महिला के साथ मोढ़ा टच कर दिया, कोहनी मारते हैं महिला को, महिला के हाथ लगा दिया कहीं पर भी, ठीक है ना। तो ऐसे काम किए जाते हैं तो उसको भी क्या माना जाता है, लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा, पहली बात। नंबर 2, जो महिला से किसी भी तरह की लैंगिक अनुकूलता की मांग करता हो, मान लो कोई व्यक्ति जो है महिला नहीं चाहती है, उसके बावजूद भी वो उससे ऐसी डिमांड करता है कि जो सेक्सुअल डिमांड होती है, उस तरह की यदि मांग उससे करता है कि आप मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करो, उनकी यदि मांग की जाती है तो उसे भी हम क्या कहते हैं भाई, लैंगिक उत्पीड़न उसके साथ हुआ है। या महिला के साथ, महिला के सामने किसी भी तरह की लैंगिक टिप्पणी करता हो, आपने देखा होगा आम खास ऐसा हम देखते हैं जहां पर 4 लड़कियां खड़ी होती है, लड़की रास्ते से गुजर रही होती है, तो चौराहे पे खड़े हुए लड़के जो हैं उनके ऊपर लैंगिक टिप्पणियां, बद्धी जो हम बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है भाई, लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आता है। या महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता हो। साहित्य के अंदर भाई क्या आ सकता है, पुस्तक भी आ सकती है, तस्वीर भी आ सकती है, किसी भी तरह की वीडियो वगैरह भी आ सकती है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, ये सभी साहित्य के अंदर ही माना जाएगा हमारे लिए। यदि महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि उसे क्या दिखाता है भाई, अश्लील साहित्य। अब अश्लील साहित्य क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हो। या कोई भी ऐसा अलग कार्य या अन्य तरह का कोई भी लैंगिक कार्य, अन्य तरह का कोई भी लैंगिक कार्य करता हो, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वह मौखिक हो, किसी भी तरह का हो सकता है। यदि वो कोई काम करता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न हमारे पास क्या है, ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगी। कहां लिखा गया है, धारा 2N के अंदर लिखा गया है। पहली बात, शारीरिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है। दूसरा, महिला के साथ लैंगिक अनुकूलता की मांग करता है, सेक्सुअल फेवर उससे मांगता है किसी भी तरह की। तीसरा, लैंगिक टिप्पणियां करता है महिला के सामने। चौथा, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे क्या दिखाता है भाई, अश्लील साहित्य दिखाता है। और 5वां, अन्य किसी भी तरह का लैंगिक कार्य अगर वो व्यक्ति करता है महिला के साथ तो उसे हम क्या कहेंगे, महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये तो हमारे पास है लैंगिक उत्पीड़न की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। साथ ही साथ इस डेफिनेशन को आगे और बताया गया है धारा 3.2 के अंदर। धारा 3.2 के अंदर इसी डेफिनेशन को आगे एडवांस किया गया है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है धारा 2N के अंदर लैंगिक उत्पीड़न की बेसिक डेफिनेशन है, और धारा 3 के अंदर, 3 का भी 3 पॉइंट नंबर 2 जो है,
धारा 3 के पॉइंट नंबर 2 के अंदर इसकी एडवांस डेफिनेशन बताई गई है। वो क्या बताई गई है? अगर मान लो हम ऐसा देखते हैं आम खास, और आपने मोस्टली न्यूज़पेपर के अंदर सुना होगा, जो बॉलीवुड की हीरोइनें होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, वो इस तरह के बयान देती हैं कि हमें जो भी क्या होते हैं, निर्देशक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, उनकी रातें रंगीन करनी पड़ी थी। ऐसे विचार आते हैं, लिखे हुए आते हैं कि तब जाके हमें अच्छी फिल्मों के अंदर काम करने का मौका मिला था। तो क्या है भाई, अगर कोई भी जो नियोजक है वो यदि आपसे इस तरह की मांग करता है कि आप मेरे साथ लैंगिक एक्टिविटीज करो, लैंगिक अनुकूलता की मांग करता है कि आप मेरे साथ लैंगिक एक्टिविटीज करो जिससे कि मैं आपको प्रमोशन दूंगा, यदि आप नहीं करोगे तो आपको मैं डिमोशन दूंगा, आपको मैं अच्छी फिल्मों के अंदर काम नहीं दूंगा, या ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, वैसा कुछ नहीं करने दूंगा, यदि इस तरह की मांग की जाती है आपसे, तो भी किसके अंदर आता है भी? लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आता है। तो इसके अंदर वो बताया गया है कि आपके साथ कार्यस्थल पर यदि इन बातों को लेकर भेदभाव किया जाता है तो वो भी क्या आएगा? लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आएगा। किस तरह का भेदभाव? पहला है कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हो तो आपको क्या दी जाती है? भी प्राथमिकता दी जाती है दूसरों के ऊपर, और ऐसा हम अक्सर देखते हैं, प्राथमिकता देना। ठीक है ना? पहली बात क्या है भी, यदि आप लैंगिक उत्पीड़न करते हो, लैंगिक एक्टिविटीज उसके साथ करते हो, अपने बॉस के साथ करते हो, तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। और ये आपको पता है 99% केसेज में ऐसा हमें देखा जाता है कि उनको प्राथमिकता दी जाती है। भी दो लड़कियां हैं, एक साथ जॉब के ऊपर लगती है, एक लड़की बहुत आगे निकल जाती है और दूसरी बहुत पीछे रह जाती है। टैलेंट दोनों के अंदर बराबर है, तो आगे निकलने का रीजन हमें समझ आता है और कुछ नहीं है भाई, उसके साथ प्राथमिकता दी गई है। और किस वजह से? शायद उसने सेक्सुअल फेवर उसको दी होगी, इसी वजह से उसको प्राथमिकता दी जाती है। यदि किसी को सेक्सुअल फेवर के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है तो भी हम क्या कहेंगे भाई? लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ये कहेंगे। दूसरा, यदि कोई महिला सेक्सुअल फेवर उसको देने से मना कर देती है तो उस महिला को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। ये आप देखते हो, परेशान करने का मतलब है ऐसा कोई काम किया जाता है उस महिला के साथ जो उस महिला के लिए अहितकर हो। अहितकर होने का मतलब क्या है भाई? एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल लिख दो। प्राथमिकता का मतलब क्या है भाई? महिला को क्या दे दिया? प्रमोशन दे दिया, महिला को प्रमोशन देना। ठीक है ना? और अहितकर का मतलब क्या है? महिला प्रमोशन की हकदार थी, ठीक है ना, उसने भी अपना काम तसल्ली से किया था, उसने भी उतना ड्यूटी अपनी पूरी निभा ली है, जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग महिला को क्या मिलना चाहिए? प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन उसने अपने बॉस के साथ सेक्सुअल फेवर नहीं ली है, या उसने ये सब काम नहीं किए हैं जो उसका बॉस उसको करने के लिए कह रहा था, इसलिए महिला को वो नहीं दिया गया, प्रमोशन उसको नहीं दिया गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, किसी तरह की कमी निकाल दी गई उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तथा उसका प्रमोशन क्या कर दिया गया भाई? रोक दिया गया। तो इसको हम कहेंगे महिला के साथ किसी भी तरह का अहितकर काम कर देना। तीसरा, महिला को इस बात की धमकी देना। किस बात की धमकी देना? कि या तो मैं तेरा प्रमोशन रोक दूंगा, रोका नहीं है, इस बात की धमकी दे रहा है कि तू यदि मेरे साथ इस तरह का काम नहीं करेगी तो मैं तेरा क्या प्रमोशन रोक दूंगा। या इस बात की भी धमकी देना कि यदि तू मेरा काम छोड़ के भी जाती है, दूसरी कंपनी के अंदर यदि जाती है, तो मैं देख लूंगा दूसरी कंपनी में काम कैसे करती हैं। और ये एक प्रैक्टिकली मैं आपको बात बता रहा हूं कि ऐसा वास्तव के अंदर होता है। यदि कोई महिला इन कामों से तंग होकर एक कंपनी को रिजाइन होकर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहती है तो उस दूसरी कंपनी तक इनडायरेक्टली ये बात पहुंचा दी जाती है कि ये जो महिला थी इसका कैरेक्टर ऐसा था, ऐसा था, वैसा था, ये हमारी कंपनी में ये करके आई है, तो आप इसका ध्यान रखना भाई। तो उस महिला का कैरेक्टर थोड़ा सा क्या किया जाता है भाई? डिमोरलाइज किया जाता है। तो क्या, किस बात की धमकी देना भाई? तो तीसरा मैं बता रहा हूं, महिला को धमकी देना। किस चीज की? महिला के कार्य के बारे में, कि आपको देख लूंगा मैं, आप काम कैसे करोगे, या मैं आपका प्रमोशन नहीं दूंगा, आपको ये नहीं दूंगा, आपको ये करना चाहिए। चौथा क्या काम है भाई? चौथा, यदि महिला के साथ के भी महिला के काम के अंदर टांग अड़ाना। महिला कोई भी काम कर रही है, आप कंपनी, अक्सर हम फिल्मों के अंदर देखते हैं ना कि महिला कोई भी काम कर रही होती है, उसका बॉस आके उसको टांग अड़ाने लग जाता है, या महिला उस वहां पर ऑफिस के अंदर इस तरह का वातावरण क्रिएट कर देना कि जहां पर महिला का काम करना ही दूभर हो जाए। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, क्या भाई? महिला के कार्य करने के विपरीत वातावरण बनाना, कार्य करने के विपरीत वातावरण बनाना।
और लास्ट के अंदर महिला से अपमानजनक व्यवहार करना। ये भी हम अक्सर देखते हैं कि एक महिला कर्मचारी है, उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, वो अपना प्रोजेक्ट बॉस को दिखाने जाती है, बॉस क्या करता है, उसको बाहर लेके आता है, सबके सामने लेके आता है, उसको डांटने लग जाता है कि तो आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। हालांकि उसके प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो महिला भी जानती है मुझे क्यों डांटा जा रहा है। उसको हम बोलते हैं महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। यदि इस तरह की बातें भी की जा रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे भाई, लैंगिक उत्पीड़न ही कहेंगे। तो लैंगिक उत्पीड़न हमारे पास 2N के अंदर भी डिफाइन किया गया है और धारा 3 की सब क्लोज नंबर 2 के अंदर भी डिफाइन किया गया है। तो ये सब कुछ हमारे पास क्या होगा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपसे बार बार ये अनुरोध करता हूं, आप लिखिए ताकि आपके अच्छे नोट्स बन सकें। और यदि आपके नोट्स अच्छे होंगे तो एग्जाम टाइम के टाइम आपको केवल और केवल उन नोट्स को ही रिवाइज करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो आप देख तो लेते हो लेकिन भूल जाओगे, इस बात की भी गारंटी है। दूसरा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, यदि आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो दोस्त इस तरह की वीडियो चाहते हैं तथा उनको अब तक ऐसी वीडियोस नहीं मिली हैं। तो अब तक मैंने जो आपको बताया है, क्या बताया है भाई, एक महिला है, उसके साथ प्रत्यार्थी ने क्या किया है भाई, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया है। सबकी डेफिनेशन हमने देख ली है। तो यदि महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो जाता है तो महिला को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, मैंने आपको अभी बताया क्या करना चाहिए, धारा नंबर 9 के पास जाना चाहिए। और धारा नंबर 9 क्या कहती है भाई, महिला को लिखित में शिकायत देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी भाई, महिला को लिखित में शिकायत देनी पड़ेगी। पहली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन सीधा बनेगा कि महिला शिकायत कैसे दे सकती है, मौखिक दे सकती है या लिखित देनी होगी। तो कैसे दे सकती है भाई, केवल और केवल लिखित फॉर्म के अंदर। जैसे यदि हमारे आम खास कोई भी घटना हो जाती है ना, तो उसकी हम FIR लिखाने जाते हैं। जो FIR है वो आप लिखित भी दे सकते हो और मौखिक भी दे सकते हो, ठीक है ना। यदि आप पुलिस वाले के पास जाते हो तो आपको ये नहीं कहता कि आप मुझे लिख के लाओ, वो पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो आपसे पूछता जाए क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, आप उसको बताते जाते हो, वो लिखता जाता है। तो आप मौखिक रूप में उसको शिकायत दे रहे हो, वो उसकी ड्यूटी है लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो शिकायत देनी है, ऐसा नहीं है कि आप मौखिक दे सकते हो। यहाँ पर शिकायत कैसे दी जा सकती है भाई, केवल और केवल लिखित रूप के अंदर शिकायत दी जा सकती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, शिकायत कितने टाइम के अंदर दी जा सकती है या कब दी जा सकती है, आप ये लिख लो, शिकायत कब दी जा सकती है। क्या कभी भी शिकायत दी जा सकती है क्या, महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ उसके कितने टाइम के बाद, क्या टाइम फिक्स है या जब मर्जी मन किया भाई, 20-50 साल हो गए लैंगिक उत्पीड़न हुए उसके बाद वो शिकायत कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। इस एक्ट के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कि आप जो आपके साथ यदि लैंगिक उत्पीड़न की घटना हो जाती है तो आप उस घटना के होने के 3 माह के भीतर कितने अंदर भाई, 3 माह तक लिख सकता हूं मैं, चलो 3 महीने तक आप क्या कर सकते हो भाई, शिकायत कर सकते हो। यदि आपके साथ अपराध केवल एक बार हुआ है तो 3 माह तक। यदि आपके साथ अपराध बार बार होता है, मान लो कोई आपका सहकर्मी है जो आपको डेली तंग करता है, ठीक है ना, या जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उन कामों में से कोई भी काम डेली करता है, तो उसको हम बोलते हैं अपराध श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है। क्या बोलेंगे भाई, अपराध यदि किस तरीके से हो रहा है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है, बार बार यदि अपराध हो रहा है। तो जब उस व्यक्ति ने आपको अंतिम बार परेशान किया था, जब उस व्यक्ति ने आपको अंतिम बार परेशान किया था उसके 3 महीने के अंदर अंदर, यदि अपराध कैसे होता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपराध होता है, तो अंतिम बार जब अपराध हुआ था, अंतिम अपराध के 3 माह के भीतर आपको क्या करनी पड़ती है भाई, शिकायत करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने लिखाया है ना, टाइम पीरियड 3 माह। सीधा क्वेश्चन आएगा यहां से कि कार्यस्थल पर महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो जाता है तो वो शिकायत कितने टाइम के अंदर अंदर कर सकती है। उत्तर हमारा पास क्या आएगा भी, कितने टाइम में कर सकती है, 3 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी। या कहीं पर आपको 90 दिन भी लिखे हुए आ सकते हैं, वो एक की बात है।
आपने कुछ टाइम पहले एक आपने मूवमेंट के बारे में सुना होगा, मी टू, याद आ रहा है कुछ? मी टू नाम का हैशटैग लगा के लड़कियों ने अपने साथ कार्यस्थल पे होने वाले जो उत्पीड़न थे उसके बारे में बताया था, लेकिन उसकी कोई भी घटना इस एक्ट के तहत नहीं चल पाई थी। क्यों नहीं चल पाई थी पता है? मी टू के अंदर जितनी भी घटना बताई थी ना लड़कियों ने, किसी ने 20 साल पुरानी घटना बताई, किसी ने 15 साल पुरानी बताई, किसी ने 10 साल पुरानी बताई, तो इतनी पुरानी घटना इस एक्ट के तहत कवर नहीं होगी भाई। इस एक्ट के तहत कवर कब होगी घटना? ज्यादा से ज्यादा यदि 3 महीने पुरानी घटना है ना तभी कवर होगी। 3 महीने से ज्यादा पुरानी घटना है तो इस एक्ट के साथ कवर नहीं होने वाली है। पहला, उसे क्या करनी पड़ेगी भाई? लिखित में शिकायत करनी पड़ेगी। दूसरा, कब तक कर सकती है भी? मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करनी पड़ेगी? शिकायत करनी पड़ेगी। तीसरा, यदि श्रृंखलाबद्ध अपराध होता है तो श्रृंखलाबद्ध अपराध होने के लिए अंतिम अपराध जब हुआ था उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करनी पड़ेगी? शिकायत करनी पड़ेगी। चौथा, जो शिकायत है वो कहां करनी पड़ेगी? मैंने आपको कहा था मैं आम भाषा में शिकायत लिख रहा हूं, लेकिन कानून की भाषा में इसे क्या कहते हैं भाई? परिवाद। क्या कहते हैं? परिवाद। तो आपके एग्जाम के अंदर परिवाद लिखा हुआ आएगा, शिकायत लिखा हुआ नहीं आएगा। कहां करनी पड़ेगी? तो इस कानून के तहत 2 तरह की समितियां बनाई गई हैं, आपको उन समितियों के अंदर शिकायत करनी पड़ती है। पहली समिति बनाई जाती है, 2 तरह की समितियां हैं। एक समिति तो यदि मान लो आपकी कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर बनाई जाती है, और एक समिति है यदि कंपनी छोटी है और कंपनी के अंदर पॉसिबल नहीं है समिति को बना पाना तो पूरे जिले के अंदर एक समिति बनाई जाती है। 2 समितियां हैं। जो कंपनी के अंदर बनाई जाती है उसे हम कहते हैं आंतरिक परिवाद समिति, और जो पूरे जिले में बनाई जाती है उसे कहते हैं स्थानीय परिवाद समिति। तो 2 तरह की समितियां हैं। पहली समिति का नाम क्या है भाई? आंतरिक परिवाद समिति। तो या तो आप अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हो आंतरिक परिवाद समिति के पास, या यदि आंतरिक परिवाद समिति नहीं है तो आप कंप्लेंट लिखा सकते हो नंबर 2 में किसके पास भाई? स्थानीय परिवाद समिति के पास। तो कंप्लेंट लिखा सकते हो, कहां लिखा गया है? धारा 9 के अंदर लिखा गया है। कब तक लिखा सकते हो? 3 महीने के अंदर लिखा सकते हो। यदि कहां लिखा सकते हो भाई? या तो आंतरिक परिवाद समिति के पास या स्थानीय परिवाद समिति के पास। आंतरिक परिवाद समिति को बोला जाता है इंटरनल समिति, और इसको बोला जाता है लोकल समिति, ICC, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। इसको बोला जाता है LCC, लोकल कंप्लेन कमेटी। ठीक है ना? तो यदि मैं ICC यूज करूं तो आप समझना इसकी बात कह रहा हूं, LCC वर्ड बोलूं तो इसकी बात कह रहा हूं। ठीक है ना? तो ICC क्या होगी? ये कहां बताया गया है हमें? ये बताया गया है धारा नंबर 4 के अंदर। कहां बताया गया है भाई? धारा नंबर 4 में बताया गया है कि हमारे पास एक ICC होगी, आंतरिक परिवाद समिति होगी, और इसके अंदर कौन कौन होंगे। दूसरी तरफ यदि हम बात करूं स्थानीय परिवाद समिति की बात करूं तो इसके बारे में वर्णन किया गया है हमारे पास धारा नंबर 6 में तथा धारा नंबर 7 में। 2 जगह हमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसके बारे में हमें वर्णन केवल एक जगह मिलता है, धारा नंबर 4 के अंदर। तो धारा नंबर 4 में क्या लिखा गया है? धारा 4 में लिखा गया है आंतरिक परिवाद समिति क्या होगी, इसका गठन कौन करेगा तथा इसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे। पहली बात, इसका गठन कहां किया जाएगा? आंतरिक परिवाद समिति जो है इसका गठन कहां पर किया जाएगा? यदि कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। क्या भाई? यदि किसी कंपनी के अंदर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, यदि किसी कंपनी के अंदर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, किसी संस्था के अंदर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होगी भाई? अनिवार्य रूप से ऐसी समिति होनी ही होनी चाहिए। यदि 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि ऐसी समिति नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि आपके पास 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी है तो आपके पास ऐसी समिति होनी ही होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक परिवाद समिति। अब इसके अंदर कौन कौन होना चाहिए भाई? इसका गठन क्या होगा, इसके सदस्य कौन होंगे? गठन नहीं, संरचना की बात कर लेता हूं। हाँ, दूसरा, इसका गठन कौन करेगा भाई? तो मैंने कहा
किस कंपनी के अंदर की जाएगी? आंतरिक परिवाद समिति है तो ये कहाँ की जाएगी? कंपनी के अंदर की जाएगी। और कंपनी के अंदर यदि गठन करेगा तो कौन करेगा? वो व्यक्ति जो कंपनी का मालिक है वही करेगा। तो किसके द्वारा गठन किया जाएगा? नियोजक के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नियोजक के द्वारा गठन किया जाएगा। तीसरा, इस कंपनी के सदस्य कौन कौन होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कंपनी की संरचना। कंपनी के सदस्य कौन कौन होंगे? सब समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? नंबर 1, सबसे पहले तो समिति के अंदर एक होगा पीठासीन अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं समिति का क्या होगा भाई? अध्यक्ष होगा। एक क्या होना चाहिए? समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। और समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है? समिति का अध्यक्ष हो सकता है उस कंपनी के अंदर काम करने वाली वरिष्ठतम महिला। तो इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होगी भाई? एक महिला होगी और उस कंपनी के अंदर काम करने वाली महिला होगी। और जो सबसे सीनियर महिला है ना, वो महिला इस कंपनी की क्या होगी? इस समिति की क्या होगी भाई? अध्यक्ष होगी। दूसरा, 2 और सदस्य होंगे जो उस कंपनी में ही काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है भाई? 2 अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य जो उस कंपनी में ही काम करते हों। कंपनी में ही क्या करते हो भाई? काम करते हो। कंपनी के मैं लिख देता हूं, 2 अन्य सदस्य होंगे जो कंपनी के ही हों, लेकिन उनकी योग्यता है कि या तो वो व्यक्ति समाज सुधार के मामले में पारंगत हो या वो व्यक्ति कानून का जानकार हो। तो उसकी योग्यता क्या है भाई? या तो वो व्यक्ति समाज सुधार को जानता हो, समाज सुधार का पक्षकार हो, या वो व्यक्ति क्या हो? कानून का जानकार हो। कानून का जानकार मैं लिख रहा हूं, लेकिन हमारे जो एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है उस व्यक्ति को विधिक नॉलेज होना चाहिए। विधिक मतलब कानून का, नॉलेज जानकार, ठीक है ना? उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए भी? कानून का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या होगा? तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी एनजीओ, गैर सरकारी संगठन का सदस्य होगा। या एनजीओ को क्या बोलते हैं भाई? गैर सरकारी संगठन। एक ऐसा व्यक्ति जो गैर सरकारी संगठन का सदस्य होगा, या ऐसा व्यक्ति वो होगा जो महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों का ज्ञान रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न के मामलों का क्या होता भाई? ज्ञाता हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे? उस समिति के अंदर मेंबर बनाएंगे। तो कम से कम कितने मेंबर होंगे भाई? 4 मेंबर होंगे। कम से कम कितने? 4। एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? वहां पर काम करने वाली सबसे सीनियर महिला जो है वो होगी। 2 अन्य मेंबर होंगे जो उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? उसको समाज सुधार का नॉलेज होना चाहिए या उन्हें कानून का नॉलेज होना चाहिए। ये इस तरह की उनकी क्या योग्यता है। और तीसरा क्या लिख दिया भाई? एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कंपनी का कर्मचारी नहीं है, कंपनी के बाहर का कर्मचारी है, या तो किसी एनजीओ का मेंबर है, एनजीओ को बोलते हैं गैर सरकारी संस्था का मेंबर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न के जो मामले हैं उनके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे भाई? इसका सदस्य बनाएंगे। और यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो भी यहीं पर लिखा गया है। और इनका कार्यकाल होगा निर्देशित किए जाने की तारीख से 3 साल तक। कार्यकाल कितना होगा भाई? 3 साल। कब से? नाम निर्देशित किए जाने की तारीख से, क्योंकि इनको तो अपॉइंट किया गया है ना। आज इनको अपॉइंट कर दिया तो आज से कार्यकाल होगा, कल अपॉइंट कर दिया तो कल से कार्यकाल होगा। जिस दिन इनका नाम निर्देशित कर दिया गया उस दिन से लेकर 3 साल तक इनका क्या होगा भाई? कार्यकाल होगा। ये हमारे पास कहां लिखा गया है? आंतरिक परिवाद समिति के बारे में। कहां पर? धारा नंबर 4 के अंदर। ये आपको समझ आ गया। दूसरी हमारे पास समिति कौन सी है भाई? स्थानीय परिवाद समिति। दूसरी समिति कौन सी है? स्थानीय परिवाद समिति। अब स्थानीय परिवाद समिति क्या होती है? स्थानीय परिवाद समिति हर जिले के अंदर एक होती है। कहां पर होती है भाई? हर जिले के अंदर। जैसे मैंने बताया आंतरिक परिवाद समिति हर कंपनी के अंदर होगी, उस कंपनी के अंदर जिसमें 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहां पर फिक्स होगी। लेकिन स्थानीय परिवाद समिति कहां पर होती है भाई? हर जिले के अंदर होती है। यदि जिले के अंदर होती है तो इसको नियुक्ति कौन करेगा भाई? एक जिला अधिकारी होता है, उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कौन बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा नियोजक बनाएगा। वहां पर कौन बनाएगा? वहां पर जिला अधिकारी बनाएगा। पहली बात कहां पर होगी?
तो कहाँ का इसका उत्तर हमारे कहाँ है भाई, हर जिले के अंदर एक होगी, हर जिले में एक, हर जिले के अंदर एक ऐसी कमेटी होगी। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा भाई, जिला अधिकारी। अब ये जिला अधिकारी कौन होता है उस पर चर्चा करते हैं। कौन बनाएगा भाई, जिला अधिकारी बनाएगा। जिला अधिकारी कौन होता है मैं उस पर विचार कर रहा हूं, अब उसके बाद में हम आगे देखेंगे। शायद यदि आपने ये लिख लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ। तो हमने क्या देखा है भाई, स्थानीय परिवाद समिति हर जिले के अंदर होगी, जिला अधिकारी होगा। अभी एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूं, पहले मैं आपको बताता हूं जिला अधिकारी कौन होगा। ये जिला अधिकारी है, ये कौन होगा, उसके बाद मैं वापस वहीं पर जाऊंगा। तो जिला अधिकारी कौन होगा इसके बारे में हमें बताया गया है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है भाई, सेक्शन 5 ये कहता है कि जिला अधिकारी होगा कौन। तो जिला अधिकारी होगा कौन और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, सबसे पहले तो लिखा गया है समुचित सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। कौन भाई, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त होगा। समुचित सरकार, देखो कहीं पर लिखा होता है राज्य सरकार, कहीं पर लिखा होता है केंद्र सरकार, यहां पर क्या लिखा गया है, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब होता है यदि वहां पर कानून राज्य सरकार ने बनाया है तो राज्य सरकार, यदि कानून केंद्र सरकार का बनाया हुआ है तो केंद्र सरकार। मतलब समुचित सरकार के अंदर राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों आ जाती है, ठीक है ना। तो समुचित सरकार का मतलब क्या है भाई, या तो राज्य सरकार या कौन भाई, केंद्र सरकार। ठीक है, हमें इसके अंदर नहीं जाना, हमें कौन सी सरकार है यहाँ पे हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, समुचित सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहली बात तो ये, जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी, समुचित सरकार करेगी। दूसरी बात, कौन हो सकता है, या तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, या हो सकता है हमारे पास अपर जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या एडीएम, इन्हीं को ही बोला जाता है। या तो हो सकता है जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या हो सकता है उप जिला कलेक्टर, एडीसी जिसको हम बोलते हैं। ये ऐसी पद नहीं है हमारे पास कहीं भी, ठीक है ना। तो या तो डीएम होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा, या एडीएम होगा, अपर जिला मजिस्ट्रेट होगा, या जिला कलेक्टर होगा, या उप जिला कलेक्टर होगा, ठीक है ना। इन चारों में से ये देखो, ये एक ही होता है, डीएम तथा डीसी हमारे पास एक ही होता है, एडीएम तथा एडीसी हमारे पास क्या होता है, एक ही होता है। हालांकि एडीसी नाम की पद कोई पोस्ट होती ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये एक ही होता है, ये एक ही होता है, ठीक है ना। तो आम भाषा के अंदर आप ये याद रख लो कि या तो जिला कलेक्टर है उसको जिलाधिकारी बनाया जाएगा, या जो उप जिला कलेक्टर है उसको जिलाधिकारी बनाया जाएगा। तो जिलाधिकारी के बारे में केवल इतना लिखा गया है, समुचित सरकार बनाएगी जिलाधिकारी को, और कौन होगा, या तो कलेक्टर साहब होंगे या उप कलेक्टर साहब होंगे, इसके अलावा कोई हमारे पास जिलाधिकारी नहीं होगा। तो मैं वापस स्थानीय समिति के अंदर आता हूं। पहली बात क्या है भाई, स्थानीय परिवाद समिति धारा 6 के अंदर बताई गई है। और धारा 6 के अंदर क्या लिखा गया है, धारा 6 के अंदर केवल इतना लिखा गया है जो मैंने लिख लिया। धारा 6 में यही लिखा हुआ है कि कहां पर होगी, हर जिले के अंदर होगी। और कौन बनाएगा भाई, जिला अधिकारी बनाएगा। अब हमारे पास आ जाती है धारा नंबर 7, और धारा नंबर 7 के अंदर बताया गया है इसके अंदर कौन कौन होगा। धारा 7 ने क्या बताया है भाई, स्थानीय परिवाद समिति में कौन कौन होगा। धारा 7 क्या कहती है, स्थानीय परिवाद समिति की संरचना। स्थानीय परिवाद समिति में कौन कौन होगा इसके बारे में डील करती है हमारे साथ धारा नंबर 7। कौन कौन होगा भाई, नंबर 1, पहला इसका होगा अध्यक्ष। एक कौन होगा भाई, अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, अध्यक्ष हमारे पास ऐसा व्यक्ति होगा जिसे समाज सुधार का अच्छा खासा नॉलेज हो, जो समाज सुधार के बारे में प्रख्यात हो। अध्यक्ष जो समाज सुधार के बारे में प्रख्यात हो। प्रख्यात तो आप जानते हो ना, प्रसिद्ध हो, फेमस हो। ऐसा व्यक्ति जो समाज सुधार में प्रख्यात हमारे पास है उसको क्या बनाया जाएगा भाई, अध्यक्ष बनाया जाएगा। नंबर 2 पे क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो या तो किसी वार्ड के अंदर नियोजित हो या किसी गांव के अंदर नियोजित हो। गांव का मतलब मैं गांव लिख दिया, गलत लिख दिया, पंचायत लिख सकते हैं आप, ठीक है।
या तो गांव में नियोजित हो, या पंचायत में नियोजित हो, या किसी ब्लॉक में नियोजित हो, या किसी नगर पालिका में नियोजित हो, मतलब कि इनका कर्मचारी, ठीक है ना, में नियोजित व्यक्ति, या इनका कोई भी कर्मचारी है, पंचायत का कोई भी कर्मचारी, वार्ड का कोई भी कर्मचारी, ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी, या नगर पालिका कोई भी कर्मचारी, इसका एक क्या होगा भी मेंबर, उसको भी बनाया जाएगा। नंबर 3, हमारे पास 2 मेंबर ऐसे बनाए जाएंगे, 2 मेंबर हमारे पास ऐसे बनाए जाएंगे जो महिलाओं की समस्याओं की जानकारी रखते हों, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूक हो या प्रतिबद्ध हो, महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। लेकिन इन दोनों के अंदर फिक्स किया गया है कि इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इन दोनों में कम से कम एक महिला होगी ही होगी, कम से कम एक महिला होगी ही होगी, ये अनिवार्य है। और साथ ही साथ कम से कम एक आदमी, कम से कम एक आदमी कहां से होगा, या तो एससी का होगा, या एसटी का होगा, या ओबीसी का होगा, ये फिक्स है। एक अध्यक्ष होगा, ये फिक्स है। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वार्ड का हो, पंचायत का हो, ब्लॉक का हो, नगर पालिका में नियोजित हो कहीं, वो व्यक्ति होगा। तीसरा, 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी रखती हो, प्रतिबद्ध हो, जागरूक हो, ऐसे व्यक्ति होंगे। लेकिन इन दोनों के अंदर कंडीशन है कि एक महिला होनी अनिवार्य है तथा एक व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी का होना हमारे पास क्या है भाई, अनिवार्य है। और नंबर 4 के अंदर है, इसमें एक हमारे पास पदेन सदस्य भी होगा, सामाजिक न्याय तथा महिला व बाल विकास अधिकारी। ये हर जिले के अंदर एक अधिकारी होता है भाई, सामाजिक न्याय तथा महिला व बाल विकास अधिकारी। ये हर जिले के अंदर एक ऐसा अधिकारी होता है जो हमारे पास क्या नाम होता है उसका भी, सामाजिक न्याय तथा महिला व बाल विकास अधिकारी। वो अधिकारी इसका पदेन सदस्य होता है। क्या होता है भाई, पदेन सदस्य। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, स्थानीय परिवाद समिति का पदेन सदस्य कौन होता है। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है जिला कलेक्टर, ऑप्शन में दिया जा सकता है जिला प्रमुख, दिया जा सकता है पुलिस कप्तान, या आपको दिया जा सकता है सामाजिक न्याय तथा महिला व बाल विकास अधिकारी। तो उत्तर क्या होगा भाई, सामाजिक न्याय तथा महिला व बाल विकास अधिकारी हमारे पास स्थानीय परिवाद समिति का क्या होता है भाई, पदेन सदस्य होता है। अब बात आती है पदेन सदस्य क्या होता है। पदेन सदस्य होता है कि वो किसी पद के ऊपर है, इस वजह से वो आपका सदस्य है। पदेन सदस्य है कि वो पहले से उस पद के ऊपर है, यदि वो उस पद के ऊपर नहीं होता तो आपका सदस्य भी नहीं होता। पदेन, वो पहले से किसी पद के ऊपर है, इसलिए उसको कोई और पद सौंपा जाता है तो उसे हम बोलते हैं वो पदेन सदस्य। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। इनका कार्यकाल क्या होगा, चाहे मैं स्थानीय परिवाद समिति के मेंबर की बात करूं, चाहे मैं पिछले हमने किया था आंतरिक परिवाद समिति, दोनों में से किसी भी एक मेंबर की हम बात करते हैं तो दोनों ही मेंबर का कार्यकाल जो है वो कितना है भाई, 3 साल का है। दोनों ही समितियों के मेंबर का कार्यकाल कितना है, 3 साल का कार्यकाल है। चाहे स्थानीय परिवाद समिति की हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लेते हैं भाई आंतरिक परिवाद समिति की, दोनों के मेंबर का कार्यकाल 3 साल है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हमने किसी को फिक्स कर दिया वो 3 साल तक रहेगा ही रहेगा। हम इनके मेंबर को हटा भी सकते हैं, हम इनके मेंबरों को क्या कर सकते हैं भाई, हटा भी सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इन समितियों के मेंबर को हटाया कैसे जा सकता है, किन किन आधारों के ऊपर इन समितियों के मेंबर को हटाया जा सकता है। तो इन्हीं धाराओं के अंदर समितियों के मेंबर को हटाने की बात कही गई है। जैसे स्थानीय परिवाद समिति के बारे में धारा नंबर 4 थी, तो धारा नंबर 4 के बारे में ही बताया गया है। आंतरिक परिवाद समिति के बारे में धारा नंबर 4 थी, तो धारा नंबर 4 में ही बताया गया है कि आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। स्थानीय परिवाद समिति के बारे में धारा नंबर 7 है, तो धारा नंबर 7 में ही बताया गया है कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन दोनों को हटाने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं दोनों को हटाने का तरीका एक साथ लिखता हूं। क्या भाई, मैं लिख रहा हूं आईसीसी या एलसीसी के सदस्यों को हटाने का तरीका, सदस्यों को हटाने का तरीका। पहला, ठीक है ना, पहला क्या है, पहला ये है कि यदि उस व्यक्ति को, जो हमने इनके सदस्य देखे, उनमें से किसी भी व्यक्ति को
चाहे पीठासीन अधिकारी हो या कोई सदस्य हो, किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी कोर्ट ने किसी भी मामले के अंदर यदि उसको दोषी साबित कर दिया है तो उसको हटा दिया जाएगा। पहला, कोर्ट के द्वारा आपराधिक मामले में दोषी साबित होने पर, देखो भाई आरोप लगाना अलग बात होती है, दोष साबित होना अलग बात होती है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, दोष साबित होने का मतलब है कि आप पे जो आरोप लगाया गया था वो सही है। दोषी साबित होने पर दूसरा, पहला तो है कोर्ट द्वारा दोषी साबित कर दिया गया हो, दूसरा किसी भी तरह की उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी गई हो, कार्यवाही, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन ले लिया गया हो जो उसके ऊपर अपने अनुशासन की पालना नहीं करने के लिए लिया गया हो, या तीसरा है यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता हो, यदि ऐसा पाया जाता है कि ये व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, और चौथा है यदि वो व्यक्ति, हम आगे पढ़ेंगे भाई, हमारे पास सेक्शन नंबर 16 आएगा। सेक्शन नंबर 16 में क्या कहते हैं कि जो भी कार्यवाही यहां पर हो रही है, जो भी कार्यवाही इस एक्ट के तहत होगी, उस कार्यवाही का कहीं भी प्रकाशन नहीं किया जाएगा, कहीं भी मीडिया के अंदर नहीं दिया जाएगा, अखबार के अंदर नहीं दिया जाएगा, जो पीड़िता है उसके नाम को नहीं दिया जाएगा, जो गवाह है उसके नाम नहीं बताए जाएंगे। ये सब बताने से रोक है। वो कहाँ लिखी गई है भी, धारा नंबर 16 के अंदर है, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक आधार है, यदि कोई, मैं आम भाषा की बात लिखता हूं, कार्यवाही को यदि क्या करता है भाई, बाहर प्रसारित कर देता है, कार्यवाही को मीडिया में प्रसारित कर देता है तो भी, क्योंकि ऐसे जो मामले हैं उनके अंदर पहचान गुप्त रखी जाती है, आपको ये पता है। तो ये 4 आधार हमारे पास हैं, इन आधारों के ऊपर उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। यदि उसको कोर्ट ने अपराधी बता दिया हो, या उसके ऊपर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी गई हो, या उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, या उसने क्या है जो भी कार्यवाही वो कर रहे थे, जो भी एक्शन वो ले रहे थे, उनको क्या कर दिया उसने भाई, पब्लिक कर दिया हो। तो ऐसा यदि उस व्यक्ति ने कर दिया तो उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। तो अब तक जो हमने देखा, यदि किसी महिला के साथ कोई प्रत्यार्थी लैंगिक उत्पीड़न करता है तो उसकी धारा 9 के तहत क्या की जा सकती है भाई, शिकायत की जा सकती है। बाकी सब कुछ मैं हटा रहा हूं, केवल उतना उतना रख रहा हूं जो हमने देखा। अब हम जाते हैं आगे। यदि किसी महिला ने लिखित रूप में शिकायत की, अभी देखो कोर्ट में नहीं शिकायत की है भाई, शिकायत कहां पे की है, 2 समितियों के पास की है। जब महिला शिकायत करती है इन समितियों के पास, तो ये समितियां सबसे पहले क्या करती हैं, ये समितियां सबसे पहले कोशिश करती है उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की। सुलह करवाने की बात कर दूं, समझौता करवाने की बात कर दूं, राजीनामा करवाने की बात कर दूं, कुछ भी कह दो, कंप्रोमाइज करवाने की बात कर दूं, ठीक है ना। ये समितियां क्या करेंगी भाई, सुलह करवाने की कोशिश करेंगी। और ये हमारे पास कहां लिखा गया है, ये लिखा गया है धारा नंबर 10 के अंदर, कि जैसे ही मामला आएगा समितियों के पास, समितियां चाहे स्थानीय समिति के पास है चाहे आंतरिक समिति के पास है, जैसे ही मामला इन दोनों समितियों के पास आएगा, ये दोनों समितियां क्या करेगी, सुलह करवाने की कोशिश करेगी। पहली बात, अब सुलह करवाने की कोशिश करेगी, कहां लिखा गया है, धारा नंबर 10 में लिखा गया है। सुलह करवाने की कोशिश के 2 परिणाम आ सकते हैं। सुलह करवाने की कोशिश की गई है, इसके 2 नतीजे आ सकते हैं। पहला नतीजा क्या आ सकता है भाई, पहला नतीजा आ सकता है सुलह हो जाए, ये आ सकता है ना, कि या तो सुलह हो जाएगी, या दूसरा क्या आ सकता है, सुलह नहीं होगी। भाई तीसरा तो क्या आएगा, यही तो होगा ना, सुलह हो गई या सुलह नहीं हुई। कोशिश की जाती है सुलह करवा दी जाए, राजीनामा करवा दिया जाए धारा 10 के तहत, लेकिन जब कोशिश की जाती है तो या तो सुलह हो जाती है, राजीनामा हो जाता है, या सुलह नहीं होती है। यदि राजीनामा हो जाता है तो क्या किया जाता है बीएम समितियों के द्वारा, तो उस राजीनामे को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखित रूप में लिया जाता है,
उस राजीनामे को क्या किया जाता है भाई, लिखित रूप में लिया जाता है तथा उस राजीनामे को भेज दिया जाता है। यदि आंतरिक परिवाद समिति थी तो उसको भेज देती है नियोजक के पास, भाई हमारे पास ऐसी शिकायत आई थी, हमने सुलह करवा दी है और सुलह जो हुई है ये आपके पास सुलह हम भेज रहे हैं। यदि स्थानीय परिवाद समिति के पास आता है तो वो उसको जिला अधिकारी को भेज देती है। भी काम खत्म हो गया, राजीनामा करवा दिया, नियोजक को भेज दिया या जिलाधिकारी को भेज दिया और जो कार्यवाही जो है वो क्या हो गई भाई, कार्यवाही समाप्त हो गई। अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, बात खत्म होगी। लेकिन यदि सुलह नहीं होती है तो क्या होगा, यदि सुलह नहीं होती है तो अब होगी जांच। सुलह नहीं होती तो क्या होगी भाई, जांच होगी। और जांच होगी ये कहां पे लिखा गया है, जांच होगी ये लिखा गया है हमारे पास धारा नंबर 11 के अंदर। अगर सुलह नहीं होती है तो जांच होगी, और जांच होगी ये कहां पर लिखा गया है भाई, धारा नंबर 11 के अंदर लिखा गया है। धारा 11 क्या कहता है, जांच करेगी। जांच कौन करेगा, जांच के बारे में यदि मैं बात करूं तो जांच कौन करेगा भाई, जांच वही करेगा या तो आईसीसी करेगी या एलसीसी करेगी। दूसरा, जांच कितने दिन में की जाएगी, जांच कितने दिन में की जाएगी। तो यहां पर फिक्स टाइम बताया गया है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर जांच करके करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मामले को अपने पास लटकाए रखो, नहीं, आपके पास टाइम पीरियड है 90 दिन के अंदर अंदर। देखो जहां भी टाइम आता है ना वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्वेश्चन आपके यहां से आ सकता है, पहला तो क्वेश्चन यही आ सकता है, जांच का आदेश कौन सी धारा के तहत दिया जाता है, धारा 11 के तहत। जांच करने का अधिकार किसको है, आईसीसी को है, एलसीसी को है। जांच कितने दिन में पूरी करनी होती है, जांच पूरी करनी होती है कितने दिन के अंदर भाई, 90 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करनी होती है। अब ध्यान से देखना, दो तरह के मामले हो सकते हैं भाई, या तो मामला हो सकता है किसी ऐसी महिला का जो नियोजित हो, या किसी ऐसी महिला का मामला हो सकता है जो घरेलू कर्मकार हो। तो दोनों के मामले में अलग अलग तरीके से जांच की जाती है। दोनों के मामले में जो जांच करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, ये भी धारा 11 के अंदर बताया गया है। कैसे, यदि कोई नियोजित महिला है, लिख लेना आपसे लिखना चाहो तो, यदि कोई नियोजित महिला है तो उसके मामले में जांच कैसे की जाती है, जब भी आप किसी नौकरी के अंदर लगते हो, किसी कंपनी में आप नौकरी करते हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, साथ ही साथ आपको सर्विस रूल भी दिए जाते हैं। यदि आपको नहीं दिए गए तो आप सर्विस रूल अपनी कंपनी से मांग सकते हो। हर कंपनी के जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके सर्विस रूल बने हुए हैं, सेवा नियम उसके बने होते हैं। तो उन सेवा नियमों के अंदर लिखा होता है कि हम जांच किस तरह से करेंगे। तो कोई नियोजित महिला है ना तो उसकी जांच उसी सेवा नियमों के तहत की जाती है। आईसीसी करेगी, और कैसे करेगी भाई, सेवा नियमों के तहत, सर्विस रूल के तहत, जैसा उसने अपने सेवा नियमों के अंदर बताया है वैसा ही उसकी जांच करती है। लेकिन यदि महिला क्या है भाई, घरेलू महिला है, कौन सी महिला है भाई, घरेलू महिला। ध्यान से देखना, यदि घरेलू महिला है तो रिपोर्ट कहां जाएगी, आईसीसी में जाएगी, एलसीसी के अंदर जाएगी। घरेलू महिला है तो वो स्थानीय परिवाद समिति के पास जाएगी, क्योंकि इंटरनल परिवाद समिति जो है, आंतरिक परिवाद समिति, तो वहां पे है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा काम करते हैं। अब घर के अंदर थोड़ी बना देंगे इंटरनल परिवाद समिति, नहीं होगी ना, तो वो कहां जाएंगी, स्थानीय परिवाद समिति के अंदर जाएगी। घरेलू महिला यदि शिकायत करती है तो उसकी जो जांच है ना, आईसीसी को यदि, एलसीसी को यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर मामला पुलिस को दे देगी, वो खुद जांच नहीं करेगी। क्या करेगी भाई, 7 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में, 7 दिन में मामला किसको दे देगी भाई, पुलिस को दे देगी। और पुलिस को क्या कहेगी, हम आगे पढ़ेंगे, आईपीसी के अंदर धारा होती है 509, इंपॉर्टेंट है, आईपीसी के अंदर होती है धारा 509 जो महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न को ही परिभाषित करती है। ठीक है ना, हम देखेंगे डिटेल में करने वाले हैं आईपीसी को, इसलिए भी नहीं बता रहा। आईपीसी की धारा 509 के तहत पुलिस के पास क्या कर देगी भी, शिकायत कर देगी। तो अब घरेलू महिला की जांच जो है वो कौन करते रहेगी भी, पुलिस वाले करते रहेंगे, अब समिति नहीं करेगी। लेकिन नियोजित महिला की जांच कौन करने वाली है, समिति करने वाली है। और कैसे करने वाली है, सेवा नियमों के तहत करने वाली है। दोनों ही पॉइंट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। जो कुछ मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं ना, एक एक बात आपके लिए क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको 400-500 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो आपसे एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है, जो मैं अभी बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा। ठीक है ना, तो आप अभी केवल पढ़ते रहिएगा, हम बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे।
तो अब तक हमने देखा सुलह की कोशिश की गई, सुलह नहीं हुई तो जांच होगी। जांच कहां पर होगी? 11 के तहत होगी। और केस कितने दिन में पूरी की जाएगी भाई? 90 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। और कौन करेगा जांच? कौन करेगा भाई? जांच करेगा हमारे पास आंतरिक समिति या हमारे पास स्थानीय समिति। ये तो एक पहलू हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यदि जांच होती है तो आपको पता है भाई जांच की क्या आएगी भाई? रिपोर्ट आएगी। जांच धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है कि जांच होगी। ठीक है, तो जांच होगी तो जांच की रिपोर्ट देनी है। कितने दिन के अंदर देनी है भाई? 90 दिन के अंदर देनी है। तो जांच की जो रिपोर्ट है वो 90 दिन में देनी है। और वो देनी है कौन सी धारा के तहत भाई? कहां पर लिखा हुआ है? धारा नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है कि आपको क्या देनी है? जांच की रिपोर्ट देनी है। जांच की रिपोर्ट देनी है। अब ध्यान से देखना, जांच शुरू होने तथा जांच खत्म होने के बीच में या जांच की रिपोर्ट आने के बीच में 90 दिन का गैप है। तो इन 90 दिन के बीच में क्या होगा? इन 90 दिन में क्या होगा? तो यदि इन समितियों को ऐसा लगता है कि इन 90 दिनों के लिए हमें कोई अलग आदेश देने की जरूरत है, क्योंकि डिसीजन तो पूरा नहीं आया है, ठीक है ना, डिसीजन नहीं आया है क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं हुई है। लेकिन यदि लगता है कि यदि अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ये भी हो सकता है कि यदि वो महिला उस व्यक्ति के साथ काम करती रही तो व्यक्ति उसको और परेशान करे, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने शिकायत क्यों कर दी भाई। जो बदमाश व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही बदमाश रहेगा, ऐसा तो नहीं शिकायत करने के बाद वो सुधर जाएगा। तो इस 90 दिन तक क्या हो उसके लिए वो एक नया आदेश दे सकती है। और वो आदेश कहां पर लिखा गया है भाई? हमारे पास धारा नंबर 12 में लिखा गया है। धारा 12 क्या कहता है? धारा 12 कहता है हमारे पास जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, लंबित में पेंडिंग है अभी तक, जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, अभी तक जांच क्या है भाई? हमारी पेंडिंग है। तो उसके बीच में क्या कार्यवाही की जा सकती है? तो यदि समितियों को लगता है तो समिति, दोनों ही समितियों की बात कर रहा हूं, दोनों समितियों को लगता है तो समिति क्या भाई? या तो नियोजक को, यदि वो है आईसीसी है तो किसे कहेगी? नियोजक को कहेगी। यदि स्थानीय परिवार समिति है तो किसे कहेगी भाई? वो कहेगी जिला अधिकारी को। क्या कहेगी या किस चीज की सिफारिश करेगी? अभी बताता हूं। या तो नियोजक को या जिला अधिकारी को निम्न सिफारिशें करती है। पहली सिफारिश करती है कि या तो ऐसा करो कि इन दोनों को काम एक साथ काम करने से मना कर दो, मतलब कि या तो महिला का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो या जो पुरुष है उसका किसी दूसरी जगह क्या कर दो भाई? ट्रांसफर कर दो, यदि पॉसिबल है तो। ये कंपनियां की ऐसी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो यदि बड़ी कंपनी है तो ऐसा तो है नहीं एक ही जगह काम चलता है, तो अलग अलग जगह पे उनका काम चलता रहता है। तो पहली सिफारिश की जाती है कि या तो व्यथित महिला को या प्रत्यार्थी को क्या कर दो भाई? स्थानांतरण कर दो, प्रत्यार्थी का या व्यथित महिला का, इन दोनों का स्थानांतरण कर दो। तो पहला तो भाई इन दोनों को क्या कर दो? अलग अलग कर दो, किसी भी इनमें से किसी एक का स्थानांतरण कर दिया जाए, ऐसी सिफारिश की जा सकती है। या ऐसा कहा जा सकता है कि जो अगर स्थानांतरण यदि ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, स्थानांतरण करना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा करो महिला को कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे भेज दो। और यदि आप यहाँ पे छुट्टी पे भेजते हो तो आपको महिला को उस छुट्टी के पैसे भी देने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सवैतनिक अवकाश। कौन सा अवकाश भाई? सवैतनिक अवकाश। महिला को सवैतनिक अवकाश दे दिया जाए। कौन सा अवकाश भाई? सवैतनिक अवकाश। और कितने दिन का? 3 महीने का। जब तक कार्यवाही पेंडिंग है तब तक का उसको क्या दे दिया जाए भाई? महिला को सवैतनिक अवकाश दे दिया जाए, 3 महीने तक का अवकाश उसको दे दिया जाए। तीसरा, अन्य कोई कार्य जो समितियों को ठीक लगे। अन्य कोई आदेश भी दे सकती है जो समिति को ठीक लगे। ये 2 आदेश तो बता दिए भी, इन दोनों में से आप कोई आदेश दे सकते हो। यदि समिति इन दोनों के अलावा भी यदि कोई आदेश देना चाहती है तो वैसा आदेश भी समिति दे सकती है जो समिति को ठीक लगता है। तो धारा कब ये आदेश दिया जा रहा है कि जांच शुरू हो चुकी है और जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बीच में यदि लगता है समितियों को भी हमें बीच में ही आदेश देने की जरूरत है तो इन तीनों में से कोई आदेश दे सकती है। कौन सी धारा के तहत भाई? धारा नंबर 12 के तहत। अब भाई जांच पूरी हो गई तो आपको देनी है रिपोर्ट।
कौन सी धारा के अंदर दोगे? धारा नंबर 13 के अंदर दोगे। और जांच रिपोर्ट जो दी जाती है इसके अंदर भी हमें लिखा गया है कि जैसे ही आपकी जांच पूरी हो जाती है, जैसे ही जांच पूरी हो जाती है उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी है। ऐसे नहीं कि आपने जांच पूरी कर ली और आपने पूरी करके बैठे रहो। अगर जैसे मैक्सिमम टाइम 90 दिन का है ना, तो आप मान लो आपने 10 दिन में जांच पूरी कर दी तो अगले 10 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है। आप वेट नहीं करोगे 3 महीने में रिपोर्ट दूंगा, तो कब भाई रिपोर्ट आपको कब देनी है? रिपोर्ट देनी है जांच पूरी होने के 10 दिन में। मैक्सिमम आप 10 दिन तक वेट कर सकते हो, उस रिपोर्ट को अपने पास रख सकते हो। जैसे ही जांच पूरी होती है और जांच को 10 दिन पूरे हो गए तो आपको क्या देनी पड़ेगी भाई? रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। अब ध्यान से देखना, यदि जांच करवाई गई है तो जांच करवाई गई है तो जांच का नतीजा क्या हो सकता है? यदि जांच करवाई गई है तो जांच का नतीजा क्या हो सकता है? हम उस नतीजे के ऊपर आते हैं। यदि जांच करवाई गई है तो जांच का नतीजा क्या हो सकता है भाई? पहली बात यह हो सकता है कि जो महिला ने आरोप लगाया हो वो आरोप साबित हो गए हों, और दूसरा हो सकता है कि जो महिला ने आरोप लगाए वो आरोप साबित नहीं हुए। क्यों? जांच के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना। जांच है, जांच में दोनों तरफ ऊंट बैठ सकता है भाई। साबित भी हो सकते हैं आरोप, आरोप साबित नहीं भी हो सकते। जांच का मतलब ये है। तो यदि आरोप साबित हो गए तो क्या होगा? आरोप साबित नहीं हुए तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कि कहां लिखा गया है? धारा नंबर 13 के अंदर लिखा है कि आपने जांच रिपोर्ट देनी है, और जांच रिपोर्ट में ये दोनों बातें हो सकती है। आरोप साबित भी हो सकते हैं और आप आरोप साबित नहीं भी हो सकते हैं। यदि आरोप साबित हो गए तो इसकी जो रिपोर्ट है वो भेज दी जाती है किसको भाई? या तो नियोजक को भेज दी जाती है, या किसको भेज दी जाती है भाई? जिला अधिकारी को भेज दी जाती है। और लिखा जाता है कि हमारी जो है जांच हमने कर ली है और इस जांच के तहत आरोप क्या हो जाते हैं भी? साबित हो जाते हैं। आप इनके ऊपर आवश्यक कार्यवाही करें। क्या करें भाई? इनके ऊपर आप आवश्यक कार्यवाही करें। इस चीज की बात लिख दी जाती है। कार्यवाही क्या की जा सकती है हम आगे देखेंगे। आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, या आप उनको जो आपकी सेवा रूल बने हुए हैं, आपके जो नियम बने हुए हैं, आप उन नियमों के तहत कार्यवाही कर सकते हो। कुछ भी करने का आपको अधिकार है। लेकिन हम इधर आ जाते हैं कि यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो क्या होता है? आरोप साबित नहीं होते तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। लेकिन वो व्यक्ति तो बरी हो गया, लेकिन उसके बाद इस मामले की जांच भी की जाती है। धारा 14 के अंदर क्या जांच की जाती है भाई? कि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप मिथ्या तो नहीं थे। मिथ्या का मतलब होता है झूठे तो नहीं थे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जरूरी नहीं कि जो लड़कियां आरोप लगाती है वो सारे आरोप सही हो। कई बार द्वेष की भावना से, कई बार कंपटीशन की भावना से ऐसा भी होता है कि एक लड़की और एक लड़का एक साथ जॉब के अंदर लगे थे, और लड़का उसको लगता है कि आगे जा रहा है, मुझसे आगे बढ़ जाएगा, और उसे जलन होने लग जाती है उस महिला को, और वो क्या करती है भी उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा देती है ताकि उस व्यक्ति को डिमोरलाइज किया जा सके, उस व्यक्ति की मानहानि की जा सके और उसको प्रमोशन को रोका जा सके। कई बार ऐसा भी होता है कि द्वेषपूर्ण भावना से या झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। तो जब वो व्यक्ति बरी हो जाता है, आरोप साबित नहीं हो जाते, तो धारा 14 के अंदर उसके आरोप के मिथ्या होने की या द्वेषपूर्ण होने की जांच भी की जाती है। द्वेषपूर्ण होने की जांच भी की जाती है। कौन सी धारा के अंदर भाई? धारा नंबर 14 के अंदर ये जांच की जाती है कि आरोप मिथ्या हो गए हैं या आरोप क्या हो चुके हैं भाई? झूठे हो चुके हैं। तो अब तक हमने देखा शिकायत की जा सकती थी धारा 9 के अंदर। धारा 9 के अंदर शिकायत होती है। धारा 10 के अंदर जाएंगे, सुलह करवाने की कोशिश की जाएगी। सुलह हो गई तो ठीक है, आप बरी हो गए। सुलह नहीं होती है तो कहाँ आ जाओगे आप? धारा 11 के अंदर आ जाओगे। जांच होगी, जांच की रिपोर्ट धारा 13 के अंदर दी जाएगी। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उसके बीच में धारा 12 हमारे पास आ जाती है कि अंतरिम आदेश दिया जा सकता है। और धारा 12 के अंदर 3 तरह के अंतरिम आदेश दिए जा सकते थे। उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आ जाती है तो दो बातें हो सकती है, साबित हो गए आरोप या साबित नहीं हुए। साबित हो गए तो क्या
सिफारिश कर दी जाती है कि आप इसके ऊपर आगे कार्रवाई करो। क्या कार्रवाई करो हम देखेंगे। लेकिन यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो कहां जाया जाता है, धारा 14 के अंदर जाया जाता है। और इस बात को देखा जाता है कि जो आरोप लगाए थे वो आरोप झूठे तो नहीं थे, वो आरोप द्वेषपूर्ण तो नहीं थे, किसी भी तरह के इस तरह के आरोप तो नहीं लगाए गए थे। धारा 13 के अंदर जो है ना कहा जाएगा कार्रवाई करो। कार्रवाई करने के लिए या तो ये कहा जा सकता है कि आप अपने जो सर्विस नियम है उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन ले लो, या उसको ये कहा जा सकता है कि आप कोर्ट चले जाओ, या उसको ये भी कहा जा सकता है कि आप इस महिला को कंपनसेशन दिलाओ इस व्यक्ति से, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है उसको इलाज के लिए या किसी और काम के लिए जरूरत हो, या उसकी मानसिक हानि हुई हो, उसकी शारीरिक हानि हुई हो, तो उसको कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है। तो कंपनसेशन कैसे दिलाया जाएगा वो हमारे पास धारा 15 के अंदर लिखा गया है। वो हमारे लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। यदि आप बताना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। धारा 15 के अंदर लिखना चाहते हो तो धारा 15 के अंदर बात की गई है प्रतिकर की। प्रतिकर होता है कंपनसेशन। प्रतिकर क्या होता है भाई, कंपनसेशन। अब ये सब जो कार्यवाही हो रही है, यदि आप इस कार्यवाही से खुश नहीं हैं, चाहे धारा 13 के अंदर जो रिपोर्ट आई है आप उस रिपोर्ट से खुश नहीं हो, या जो कार्यवाही आपके खिलाफ धारा 14 के खिलाफ हो रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी यदि आप उससे खुश नहीं हो, तो आपको अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो भाई, अपील कर सकते हो। आपको क्या अधिकार है, आप अपील कर सकते हो। ये किसके निर्णय की अपील हो रही है, धारा 13 के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसकी अपील, या धारा 13 के तहत आपके खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उसकी अपील, या धारा 14 की जो रिपोर्ट है उसकी अपील आप कर सकते हो। और अपील की जा सकती है, ये कहां पर लिखा हुआ है भाई, धारा नंबर 18 में। कहां लिखा हुआ है, धारा 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको अपील करने का अधिकार है। लेकिन अपील करने का जो अधिकार है ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड अधिकार है। आप फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही अपील कर सकते हो। और वो टाइम कितना होगा भाई, 1 मिनट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, अपील की जा सकती है मैक्सिमम 90 दिन के अंदर। अपील की जा सकती है कितने दिन के अंदर भाई, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर। यदि 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया डिसीजन आए हुए, जिस दिन डिसीजन आया था, जिसने रिपोर्ट आई थी, और उसके यदि 90 दिन से ज्यादा का टाइम बीत गया तो आप अपील नहीं कर पाओगे। तो अपील के लिए भी हमारे पास फिक्स है, आप कितने दिन में अपील कर सकते हो भाई, 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। दूसरा, अपील कहां कर सकते हो, तो अपील कहां की जाएगी भाई, इसकी अपील की जाएगी कोर्ट के अंदर। जो भी संबंधित कोर्ट होगा, जिस भी कोर्ट के अंदर आम खास अपील की जाती है, आप उस कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकते हो। हम पूरे जितने भी एक्ट पढ़ने वाले हैं, मोस्टली हर एक्ट के अंदर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट होता है। तो आप महानगर मजिस्ट्रेट के अंदर या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाके क्या कर सकते हो भाई, अपील कर सकते हो। ये हमारे पास मोटा मोटा प्रोसेस है कि यदि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उनके साथ किस तरह की जो प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस चलता है, कैसे जांच होती है, कौन जांच करता है, ये सब बातें हैं। तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है, लगभग 90% पोर्शन इस एक्ट का खत्म हो चुका है। अब 1-2 धाराएं और है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, रेंडमली धाराएं हैं, उन धाराओं की ओर हम बात कर लेते हैं भी कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। तो अब तक जितनी धाराएं मैंने देखी शायद आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। 2-4 धाराएं और है, उसके बाद ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज ही हम इस एक्ट को कंप्लीट कर देंगे, कल हम नया एक्ट शुरू करेंगे। तो अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट धारा है वो है धारा नंबर 16। कौन सी धारा है भाई, धारा नंबर 16। धारा 16 क्या कहता है, जो भी आप ये सब कार्यवाही कर रहे हो, जो भी आप ये सब कार्यवाही कर रहे हो, उस कार्यवाही का आप किसी भी तरह का प्रकाशन नहीं करोगे। न किसी प्रिंट मीडिया के अंदर दोगे, न किसी मैगजीन के अंदर दोगे, न ही किसी न्यूज़पेपर के अंदर दोगे, न ही आप उस पीड़िता ने जिसने कंप्लेन की है, न ही उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है, न ही यदि उसने कोई गवाह प्रस्तुत की है तो उन गवाहों के नाम या किसी भी तरह की कार्यवाही की कोई भी बात आप मीडिया के अंदर उजागर नहीं करोगे। ये कहां लिखा गया है, धारा नंबर 16 के अंदर। तो धारा 16 में क्या लिखा गया है, कार्यवाही के प्रकाशन पर प्रतिबंध। कार्यवाही के प्रकाशन पर प्रतिबंध। तो इसमें आप लिख सकते हो भाई, कार्यवाही की किसी भी तरह की जानकारी, जो भी आप कार्यवाही कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, उसकी किसी भी तरह की जानकारी किसको नहीं देनी भाई, आपने मीडिया को नहीं देनी, प्रेस को नहीं देनी,
प्रिंट मीडिया को नहीं देनी, ठीक है ना, इत्यादि को आपने नहीं देनी, आप उनको पब्लिश नहीं करवा सकते, उसका प्रकाशन नहीं करवा सकते हो। लेकिन आपने जो फाइनल जजमेंट सुनाया है, इसमें एक लेखन भी लिखा हुआ है कि आपने जो फाइनल जजमेंट सुनाया है, आप उस जजमेंट को क्या कर सकते हो भाई, मीडिया के अंदर दे सकते हो। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने न ही पीड़िता का नाम बताना है, न ही गवाहों का नाम बताना है, न ही जिसके खिलाफ नहीं आपने उस कंपनी का नाम बताना है, ठीक है ना। आपने इस बात को वो रखना है, गुप्त रखना है। और आप अवेयरनेस के लिए, समाज के अंदर जागरूकता के लिए, जो कार्यस्थल पे काम करने वाली महिलाएं हैं उनके साथ, जिनके साथ इस तरह घटनाएं होती हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि यदि उस लड़की को यदि न्याय मिला है तो हमें भी क्या मिलेगा भाई, न्याय मिलेगा। ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या है भाई, फाइनल डिसीजन जो आपने लिया है उसकी कॉपी या उसका जो प्रकाशन है वो मीडिया के अंदर करवा सकते हो। तो आप यहां लिख सकते हो परंतु फाइनल डिसीजन, जो आपकी अंतिम, आपकी जो निर्णय है, अंतिम निर्णय का प्रकाशन करवाया जा सकता है, अंतिम निर्णय का प्रकाशन करवाया जा सकता है, बशर्ते, इसमें भी नियम है, बशर्ते पहचान गुप्त रहे। केवल इतना लिख लो, ठीक है ना। पीड़िता की पहचान, गवाह की पहचान, जितनी पहचान आप गुप्त रख सकते हो उतनी गुप्त रखी जाती है भी, पहचान गुप्त रहे। ऐसे ही अगर बलात्कार के मामले होते हैं, लैंगिक उत्पीड़न के मामले होते हैं, उनमें पीड़िता की पहचान गुप्त रखी जाती है, वास्तविक नाम नहीं बताया जाता। आप न्यूज़पेपर के अंदर कभी ऐसी आप खबर पढ़ोगे तो उसके अंदर नाम दिया जाता है, मान लो नाम दे दिया गया मीना, तो ब्रैकेट में लिखा होता है ये बदला हुआ नाम या परिवर्तित नाम, ये लिखा होता है, ठीक है ना, वास्तविक नाम नहीं होता है। तो आप ऐसा, आप कोई काल्पनिक नाम उसको दे सकते हो और काल्पनिक नाम से आप स्टोरी छाप सकते हो, ताकि क्या फैल सके भाई, समाज के अंदर जागरूकता फैल सके और जो कार्यस्थल पे महिलाएं काम कर रही है उनके अंदर क्या हो सके भाई, एक संबल मिल सके उनको। इसलिए आपको प्रकाशित कराना भी आपको ये जरूरी है। तो ये तो हमारे पास था धारा नंबर 16 के अंदर। अब हमारे पास आता है धारा नंबर 26। सीधा हम कहां पहुंचते हैं भी, धारा नंबर 26। सेक्शन 13 के अंदर हमने देखा, जब उस व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित हो जाता है तो ये कहा जाता है इसके ऊपर आगे की कार्यवाही करो। और मैंने तब बताया था आगे की कार्यवाही या तो वो अपने सर्विस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या वो कहां जा सकते हैं भी, कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो सेक्शन 26 कहता है कोर्ट के पास जाने का अधिकार। सेक्शन 26 क्या कहता है भाई, कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिखा जाता है और प्रसंज्ञान भी लिखा जाता है। संज्ञान क्या होता है भाई, कानूनी शब्द है, आम भाषा के अंदर आप ये जान लो, संज्ञान वो स्टेज है जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ अपराध हुआ है, अब मुझे कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। संज्ञान लेने से पहले कार्यवाही शुरू नहीं होती। जब कोर्ट संज्ञान ले लेता है मामले का, अपराध का संज्ञान होता है हमेशा, ठीक है ना, जब कोर्ट अपराध का संज्ञान ले लेता है तो उसके बाद कार्यवाही शुरू होती है, उससे पहले कोर्ट कार्यवाही शुरू नहीं करता है। तो संज्ञान वो शब्द है। तो इसका मतलब क्या है, न्यायालय के अंदर कार्यवाही का शुरू होना, न्यायालय के अंदर कार्यवाही शुरू कब होगी। तो पहली बात तो इसके अंदर लिखी है भी कौन से कोर्ट के अंदर जा सकते हो। पहली बात क्या लिखी है, कौन सा कोर्ट। तो आप कौन से कोर्ट में जा सकते हो, बार बार हम एक ही कोर्ट का नाम पढ़ रहे हैं, वो कौन से भाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन सा वर्ग भाई, अब तक तो शायद आपको याद हो गया होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, इसके पास आप जा सकते हो। दूसरी बात, कौन जा सकता है, इनके पास परिवाद कौन दे सकता है, कौन जा सकता है, इनके पास भी जो होती है कंप्लेन ही होती है, भी परिवाद ही होती है। कौन जा सकता है, या तो जा सकता है व्यथित महिला, या तो कौन जा सकता है भाई, व्यथित महिला जा सकती है, या जो समितियां हैं, हमने जो समितियां बनाई थी ना दोनों, या तो आईसीसी जा सकती है या एलसीसी जा सकती है, या समितियां कौन सी भी, आंतरिक परिवाद समिति या लोकल परिवाद समिति, दोनों जा सकती है। या महिला के लिए कोई भी व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति प्राधिकृत किया गया हो, जिसको ऑथेंटिकेट किया गया हो कि आप जा सकते हो, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति। सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपकी कि घरेलू हिंसा के तहत न्यायालय के अंदर परिवाद पेश करने का अधिकार किस किस को है। व्यथित महिला को भी है, जो दोनों समितियां हमने पढ़ी उन दोनों समितियों को भी है, या किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को जिसे भी ऑथेंटिकेट किया गया है उस व्यक्ति को परिवाद पेश करने का अधिकार है। तीसरा, संज्ञान कब लिया जाएगा,
न्यायालय के अंदर संज्ञान लिया जाएगा यदि इन लोगों ने क्या दियो भाई, लिखित के अंदर परिवाद पेश किया हो। फिर ये बात वापस यही आती है, परिवाद कैसे पेश किया जाना है भाई, लिखित में परिवाद पेश किया जाना है। जो कंप्लेन, परिवाद का मतलब कंप्लेन होती है और कुछ नहीं होता। परिवाद कैसे पेश किया जाना है भाई, लिखित में पेश किया जाना है। अब मैं मानता हूं अपराध की प्रकृति, अपराध की प्रकृति आपको बताई है, कौन कौन सी प्रकृति के अपराध होते हैं जानते हो आप, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, समनीय अपराध, असमनीय अपराध और सम्मन मामला तथा वारंट मामला। 8 तरह के अपराध होते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके अंदर यदि जो अपराध हुआ है उस अपराध की यदि हम बात करता हूं तो इसके अंदर जो अपराध है वो कौन सी नेचर का होता है भाई, असंज्ञेय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का, असंज्ञेय प्रकृति का। असंज्ञेय क्या सा होता है आप लिख सकते हो इसके आगे, वैसे आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी यदि आपको याद नहीं है तो असंज्ञेय प्रकृति के अपराध वो अपराध होते हैं जिनके अंदर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप गिरफ्तार यदि करना है तो उस व्यक्ति के पास, जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आता है, उसके पास वारंट होना ही चाहिए। तो ये गंभीर अपराध नहीं माना गया है, इसलिए क्या कहा गया भाई, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो ये हमारे पास कौन सा अपराध है भाई, असंज्ञेय अपराध है। और लास्ट के अंदर हमारे पास आती है धारा नंबर 29। धारा नंबर 29 के अंदर क्या लिखा गया है भाई, ये जो मैंने आपको बताया भाई थोड़ा गलत बता दिया मैंने, ये धारा नंबर 27 है। न्यायालय के द्वारा प्रसंज्ञान लेना, ये कौन सी धारा है भाई, धारा नंबर 27 है। धारा 26 हम मिस कर गए, धारा 26 हम बाद में बता देंगे। एक बार धारा 27 के अंदर बता देंगे न्यायालय प्रसंज्ञान कब लेता है, कब लेता है भाई, कौन सा कोर्ट लेता है, कौन कौन इसमें एप्लीकेशन दे सकता है, परिवाद कैसे देना होगा, लिखित में देना पड़ेगा, तथा अपराध की प्रकृति क्या होगी भाई, अपराध कैसे है भाई, हमारे पास असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है। लास्ट में हमारे पास धारा नंबर 29 आता है। धारा 26 में अभी बता देता हूं, पहले जब लिख ही रहे हैं तो धारा 29 लिख लेते हैं। हर एक्ट की लास्ट धारा हमारे पास होती है नियम बनाने की शक्ति। पिछले एक्ट में भी हमने देखा था ना, लास्ट धारा क्या होती है जो हमें पढ़नी होती है, इसके बाद भी धाराएं होती है। जैसे इस एक्ट में कुल 30 धाराएं हैं, 29वें धारा में दे दिया नियम बनाने की शक्ति। जिस एक्ट के अंदर आपके नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान आ गया, उसके बाद की धाराएं जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं पढ़नी होती। तो हमारे पास 29वीं धारा क्या है भाई, नियम बनाने की शक्ति। और इस एक्ट के तहत जो नियम बनाने की शक्ति है वो दी गई है समुचित सरकार को। किसको भाई, समुचित सरकार को, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहां पर हमारे पास समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार को। ठीक है ना, समुचित सरकार के अंदर केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है, दोनों तरह की सरकारें आती है। तो यहाँ पर हमारे लिए समुचित सरकार का मतलब क्या है भाई, केंद्र सरकार है। इन्होंने आगे एक्ट के अंदर लिखा है समुचित सरकार का मतलब क्या है, हमारे लिए केंद्र सरकार है। अब केवल मात्र एक धारा बच गई हमारे पास, धारा नंबर 26। देखो अब तक हमने पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी सजा की बात नहीं की है, पूरे एक्ट में हमने किसी भी धारा के अंदर सजा की बात नहीं की है। एकमात्र धारा ऐसी है जो सजा की प्रावधान करती है और वो धारा हमारे पास कौन सी है भी, धारा नंबर 26 है। धारा 26 कहती है कि आपको सजा मिलेगी यदि आपने इस कानून का पालन नहीं किया तो आपको सजा मिलने वाली है। और धारा 26 के तहत जो सजा दी गई है वो नियोजक को दी गई है। धारा 26 के तहत जो सजा दी जाती है वो किसको दी जाती है भी, केवल और केवल नियोजक को। तो आप लिख सकते हो धारा नंबर 26, पेंडिंग रह गई थी हमारी बीच में, तो आप धारा 26, धारा 26 क्या कहती है, अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करने पर दंड या शास्ति या सजा, एक ही बात है भाई, ठीक है ना, कुछ भी लिखा जाए। इंग्लिश में केवल एक शब्द है पनिशमेंट, हिंदी में 3-4 शब्द हैं भी उसी के, ठीक है ना। अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करने पर आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। किसको दंड मिलेगा, ये केवल और केवल बात की गई है नियोजक के लिए। पहली बात तो कि इस धारा में किसको दंड देने की बात की जा रही है भाई, नियोजक को दंड देने की बात की जा रही है। और नियोजक यदि इस नियम को पालन नहीं करता है
कैसे पालन नहीं करता है भाई? जैसे हमने देखा धारा 4 के अंदर क्या लिखा हुआ था कि आपने एक आंतरिक परिवाद समिति बनानी है, अनिवार्य है। यदि आपकी समिति के अंदर आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा लोग रहते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप ऐसी समिति बनाओगे, लेकिन वो क्या भी ऐसी समिति नहीं बनाता। पहला पॉइंट क्या है भाई? यदि उसने आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया तो भाई इस अधिनियम ने कहा था करो, उन्होंने नहीं किया तो पालना नहीं की ना, आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया तो हम मानेंगे कि उसने इसकी पालना नहीं की। दूसरा, हमने देखा धारा नंबर 13 के अंदर उस व्यक्ति को सजा सुना, उस व्यक्ति ने क्या है आरोप सिद्ध हो गया उस व्यक्ति का, तो समिति ने क्या कहा भाई आप क्या करो इसके ऊपर कार्यवाही करो, ठीक है ना, कार्यवाही करो, या तो आपने जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही करो या आप कहां जाओ कोर्ट के अंदर जाओ। व्यक्ति ने धारा 13 के तहत कार्यवाही की नहीं, बात ही खत्म। दूसरा क्या हो सकता है भाई? धारा 13 के तहत कार्यवाही नहीं की हो। अब धारा 13 क्या है मैंने आपको समझाया हुआ अच्छे से, के तहत कार्यवाही नहीं की, या धारा 14 के तहत में 14 क्या बताया था भाई? जब आरोप साबित नहीं होता तो हम जांच करते हैं भी कोई आरोप झूठा तो नहीं था। यदि आरोप झूठा था, झूठा पाया जाता है तो उस महिला ने जिसने आरोप लगाया था उसके ऊपर कार्यवाही करने की सिफारिश की जाती है। भाई इसने झूठा आरोप लगाया, इसको आप दंड दो। धारा 14 के तहत सिफारिश की गई, लेकिन धारा 14 के तहत उसने कार्यवाही नहीं की, धारा 14 के तहत कार्यवाही नहीं की हो। या जो क्या है भाई, इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं उस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन खुद करता हो या इसके उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता हो। दोनों ही बात लिखी हुई है कि या तो इस अधिनियम के प्रावधानों का खुद उल्लंघन करता हो, ये 3 प्रावधान तो मैंने बता दिए, इनके अलावा भी कोई और प्रावधान हो तो उनका उल्लंघन करता हो, खुद करता हो या खुद नहीं करता लेकिन किसी और को इसका उल्लंघन करने के लिए उकसाता हो, जिसको हम हमारे कानून की भाषा में बोलते हैं भाई दुष्प्रेरण, उकसाना, या उल्लंघन करने का क्या करता हो भाई? दुष्प्रेरण करता हो। यदि कोई भी नियोजक इनमें से कोई भी काम करता है तो उसको क्या मिलेगी भाई? सजा मिलेगी। यदि कोई भी नियोजक जो है ऐसा कोई काम करता है तो उसको क्या मिलेगी भाई? सजा मिलेगी। और सजा कितनी मिलेगी? सजा आपको दी गई है यदि उस व्यक्ति को प्रथम बार दोषी माना जाता है, प्रथम बार दोष सिद्ध होने पर उसको दिया जाएगा भाई 50,000 रुपए तक का जुर्माना। यदि प्रथम बार उसका दोष सिद्ध होता है तो कितना जुर्माना भाई? 50,000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन वह व्यक्ति एक बार उस पर दोष सिद्ध हुआ, 50,000 रुपए जुर्माना भर दिया उस व्यक्ति ने, उसके बावजूद भी वो वापस ऐसे काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उसने कमेटी नहीं बनाई, उसके बावजूद भी बार बार उल्लंघन कर रहा है, इन कार्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं भाई द्वितीय या पश्चातवर्ती। पश्चातवर्ती का मतलब है भाई तीसरी, चौथी, पांचवी, जब भी या तो सेकंड या सेकंड से आगे जब वो इस तरह के उल्लंघन करेगा तब तक उसे इसका दुगुना जुर्माना जो पहले लगा था ना, अगर पहले 50,000 लगा है तो इस बार 50,000 से दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है, प्लस उसका जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। और हमारे कानून की भाषा में उसको बोलते हैं अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति क्या की जा सकती है भाई? रद्द की जा सकती है। आम भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। या उसका यदि कोई किसी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है तो उसके उस रजिस्ट्रेशन को क्या किया जा सकता है भाई? रद्द किया जा सकता है। इस तरह की उसको सजा दी जा सकती है। अर्थात कार्यस्थल के ऊपर महिलाओं के ऊपर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? नियोजक की है या जिलाधिकारी की? हमने आगे देखा था जिलाधिकारी की है। तो यदि नियोजक ऐसा काम नहीं करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान है। तो ये इतने जो सेक्शन मैंने किए हैं हमारे इस एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं आपको सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे। एक बार जल्दी जल्दी मैं रिवीजन कर दूं क्या? एक महिला थी, एक क्या थे भाई? व्यथित पक्षकार थे। महिला थी, उसको क्या कहा हमने? व्यथित व्यक्ति कहा। उसके खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न किया, किसने किया? प्रत्यार्थी ने किया, या नियोजक ने किया होगा या उसके सहकर्मी ने किया होगा। क्या किया है भाई? लैंगिक उत्पीड़न कहां डिफाइन किया गया है? 2N के अंदर या 2 के अंदर या धारा 3 के अंदर। लैंगिक उत्पीड़न के हमारे पास 4 तरीके बताए गए थे 2N के अंदर, तथा 3(2) के अंदर भी हमें बताया गया था लैंगिक उत्पीड़न कैसे हो सकता है। उसके बाद हमने देखा यदि लैंगिक उत्पीड़न होता है तो महिला क्या करेगी भाई? लिखित में शिकायत करेगी। कौन सी धारा के तहत? धारा 9 के तहत। शिकायत करेगी कहां पे? या तो आईसीसी के पास या एलसीसी के पास। आईसीसी आंतरिक परिवाद समिति धारा नंबर 4 में बताई गई है,
एलसीसी धारा नंबर 6 के अंदर तथा धारा नंबर 7 के अंदर बताई गई है। आईसीसी के अंदर कौन कौन होगा, इसका गठन कौन करेगा, नियोजक करेगा, कहां पे करेगा, कंपनी में करेगा, कम से कम 10 मेंबर होंगे, 10 से ज्यादा मेंबर वाली कंपनी है तो वहां पे करने ही पड़ेंगे। मेंबर कौन कौन होंगे, 4 इसके मेंबर होंगे। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं धारा 6 में क्या लिखा गया, इसका गठन कौन करेगा भाई, जिलाधीश करेगा। कहां पर, जिला अधिकारी करेगा और कहां पर करेगा, हर जिले के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाएगी। जिलाधिकारी कौन होगा, काम बताया गया था हमारे पास सेक्शन नंबर 5 के अंदर। जिलाधिकारी समुचित सरकार बताएगी कौन होगा, या तो डीएम होगा या एडीएम होगा, या तो कलेक्टर होगा या उप कलेक्टर होगा, इनमें से कोई एक हमारे पास जिलाधिकारी होगा। और इसके सदस्य कौन कौन होंगे, काम बताया गया धारा नंबर 7 के अंदर बताया गया है, और उसमें बताया गया इसके सदस्य कौन होंगे, 4 होंगे। 4 मेंबर तो होंगे ही होंगे, साथ में 5वां एक मेंबर पदेन सदस्य होगा, सामाजिक न्याय तथा महिला बाल विकास अधिकारी जो है वो इसका क्या होगा भाई, पदेन सदस्य होगा। अब जैसे ही इनके पास कंप्लेन आती है वो क्या करते हैं, इसको सुलह करवाने की प्रयास करते हैं। सुलह कहां करवाया जाएगा, धारा नंबर 10 के तहत राजीनामा करवाया जाएगा। राजीनामा हो गया, बात खत्म, मामला डिसमिस हो गया। राजीनामा यदि नहीं होता है तो जांच करवाई जाएगी। जांच कौन करेगी, कमेटियां करेगी। कितने दिन में करेगी, 90 दिन के अंदर करेगी, ठीक है ना। और जांच यदि होती है तो उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, और रिपोर्ट देते हैं धारा नंबर 13 के अंदर। लेकिन जांच शुरू होने से लेकर जांच एंड होने तक बीच में जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर धारा नंबर 12 के तहत हमें आंतरिक आदेश दिया जा सकता है, जिसमें कहा जा सकता है महिला का ट्रांसफर कर दो, प्रत्यार्थी का ट्रांसफर कर दो, महिला को 90 दिन के सवैतनिक अवकाश पे छुट्टी भेज दो, या कोई और कोई आदेश उनको ठीक लगता है तो दिया जा सकता है। लेकिन जांच होती है, जांच में भी 2 बातें हो सकती है, या तो वो बरी हो सकता है, जांच झूठी पाई जा सकती है, उसके आरोप जो है झूठे पाए जा सकते हैं, या आरोप सच्चे पाए जा सकते हैं। यदि आरोप सच्चे हैं तो कह दिया गया कि आप आगे कार्रवाई करो, यदि आरोप झूठे हैं तो उसको क्या कह दिया जाएगा अभी, ये चेक किया जाएगा कि ये जांच जो आरोप लगाए गए थे वो मिथ्या तो नहीं थे, दोषपूर्ण तो नहीं थे, उस व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं लगाए गए थे। और उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 16 के अंदर कि जो ये सब कार्रवाई हो रही है उनका आप किसी भी तरह का प्रकाशन नहीं करवाओगे। सेक्शन 18 के अंदर देखा यदि आप 13 तथा 14 की कार्रवाई से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो। सेक्शन 18 के तहत कहां अपील कर सकते हो, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हो जो आपके पास समुचित मजिस्ट्रेट है। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप कार्रवाई आगे करना चाहते हो तो आप न्यायालय के अंदर जा सकते हो, न्यायालय के अंदर संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है ना। न्यायालय के पास आप जा सकते हो, सेक्शन नंबर 27 के तहत न्यायालय के पास जा सकते हो। मजिस्ट्रेट जेएम फर्स्ट हो सकता है या एमएम हो सकता है हमारे पास। और कौन जा सकता है, व्यथित महिला खुद जा सकती है, या जो समितियां हैं ये जा सकती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको प्राधिकृत किया गया है वो व्यक्ति जा सकता है। और इस तरह का जो अपराध होगा हमारे पास, कौन सा अपराध होगा भाई, संज्ञेय अपराध होगा। और लास्ट में मैंने क्या देखा था, नियम बनाने की शक्ति देखा था। नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, समुचित सरकार के पास होगी। और पूरे सेक्शन के अंदर हमारे पास केवल एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो दंड की बात करता है। और दंड कौन सा करता है भाई, इस अधिनियम के जो उपबंध है उनकी पालना नहीं करने पर आपको दंड दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा भाई, नियोजक को दिया जाएगा। कौन सी कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है। कितना दिया जाएगा, पहली बार की इतना दिया जाएगा, तो दूसरी बार कितना दिया जाएगा। ये हमारा एक्ट यहाँ पे क्या होता है भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारा एक्ट हमारे द्वारा लगाई गई ये क्लास आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कल अपने हाजिर होंगे एक नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।